प्रशासनिक विफलता। दिल्ली नगर निगम कुशासन की मिसाल है। पिछले 1 वर्ष के अंदर बजट एक नगर निगम की संवैधानिक प्रक्रिया है। इसके अंदर मैं पक्ष के सभी सदस्यों से विपक्ष के सभी सदस्यों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज राजा इकबाल जी का बोलने का दिन है, विपक्ष के नेता है। इसके बाद चर्चा आरंभ होगी, इसके अंदर सभी पार्षदों को बोलने का मौका मिलेगा और जो नगर निगम के अंदर नगर निगम से हित में जो सुझाव होंगे वो प्रत्येक पार्षद के सुझावों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। और आज राजा इकबाल जी बोल रहे, हमारे पे आरोप लगा रहे, हमारे सभी सदस्यों को भी मौका मिलेगा। आप भी खूब बोलना, विपक्ष के लोगों को भी मौका मिलेगा। लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रिया है, हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम किसी तरह का व्यवधान डालना चाहते हैं। इसलिए मैं अपने सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शांति का डाल दे। या हमारे पे आरोप लगा रहे, कोई बात नहीं, आरोप लगाते रहे, हमें जवाब देना आता है, हम जवाब दे देंगे। लेकिन प्रशासनिक विफलता। दिल्ली नगर निगम कुशासन की मिसाल है कि पिछले 1 वर्ष के अंदर निगम की कार्य प्रणाली को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि निगम महापौर एवं उच्च न्यायालयों की उच्च अधिकारियों की मिली भगत के अनुरूप ही चल रहा है, न कि नागरिकों के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा। निगम की साधारण सभा महीने में 1 बार होती है, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो पाती है। आम आदमी पार्टी व अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा जो भी प्रस्ताव लाया जाता है, वे प्रस्ताव शोर शराबे के बीच में आम आदमी पार्टी पारित कराना चाहती है। महापौर को शायद अपनी शक्तियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जिनकी वजह से इस कुर्सी की गरिमा की अवहेलना हो रही है। महापौर महोदय, आप अपनी शक्तियों से बाहर विशेषकर सफाई कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों को निलंबन करने पर विश्वास करती हैं, जबकि निलंबन एवं ट्रांसफर आपके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। आपकी इस अनभिज्ञता के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि आपके एवं निगम अधिकारियों के बीच तालमेल का अभाव है, जिसका खमियाना दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर एक कहावत भी सिद्ध होती है, मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि घमंड न करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। घमंड न करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। आर्थिक संकट। दिल्ली नगर निगम चाहे वो एकीकृत हो या 3 भागों में बटा, उसके आर्थिक संकट का एकमात्र कारण दिल्ली सरकार में असीम आम आदमी पार्टी रही है। इनसे पहले जितनी भी सरकारें दिल्ली में थी, वो संविधान तथा कानून का ध्यान रखते हुए संवैधानिक तरीके से निगम को उनके हिस्से का जो धन शेयर था वो देती रही है। आम आदमी की पार्टी की सरकार ने दिल्ली नगर निगम को आर्थिक संकट में धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके अतिरिक्त निगमों को धन आवंटन का मनमाना तरीका भी काफी हद तक निगमों की दैनीय वित्तीय हालों के लिए जिम्मेदार था। धन आवंटन में वित्तीय रूप से बेहतर निगम को अधिक धन आवंटन तथा आर्थिक रूप से कमजोर निगम को सबसे कम धन आवंटित किया गया, जिसके फलस्वरूप निगमों में आर्थिक संकट बना रहा। जिस निगम के पास ज्यादा पैसा था, उसको ज्यादा पैसा दिया गया, बेशर्ते कि जो आर्थिक रूप से कमजोर थी उसको ज्यादा पैसा देना चाहिए था, जिसकी वजह से संवैधानिक रूप से गठित दिल्ली वित्तीय आयोग की सिफारिशों को भी लागू नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2012 से 5 साल तक के लिए चतुर्थ वित्तीय आयोग की सिफारिशों का पालन न करके निगमों को वित्तीय संकट में डाल दिया गया। इसके अतिरिक्त जो धन आवंटित करते थे वे अपनी मनमाने तरीके से आवंटन करते थे, यानी कि जिस निगम के वित्तीय हालत बेहतर थे उसको ज्यादा धन और सबसे आर्थिक रूप से कमजोर निगम को सबसे धन कम आवंटित करते थे, ताकि निगमों में आर्थिक संकट बना रहे। महापौर महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो पीछे क्राइसिस रहा उसके पीछे एक बहुत सोची समझी
चाल थी। इसी वजह से दिल्ली सरकार द्वारा निगम को 3195.75 करोड़ रुपए कम आवंटित किया गया है, जिसका विवरण नीचे है। जिसका इन टोटल मैं आपको बता रहा हूं, टोटल जो नेट टैक्स कलेक्टेड बाय द जीएनसीडी फिगर इन करोड़ टोटल 91,307.2 करोड़ था, जिसमें हमारा ड्यू था 12.5% का 11,413.4 CR, जो हमने 9% पेमेंट की 3.5% की पेमेंट नहीं की गई। यही कारण था जिसकी वजह से दिल्ली नगर निगम को हमेशा आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। 8,217.65 जो डिफरेंस था 3,195 रुपए 0.75 CR, ये दिल्ली सरकार को हमारा देना है। इसके अतिरिक्त 5वें वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो धन निगम को दे है उससे भी कटौती की गई। मैडम, अगर हमारे 4th DFC का और 5th DFC के अगर पेमेंट की जाए, क्योंकि आप तो डबल इंजन सरकार है, दिल्ली नगर निगम के अंदर भी और दिल्ली सरकार के अंदर भी, अगर खाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी पूरी पेमेंट की जाए तो हमारा जो भी डेफिसिट है वो खत्म हो जाएगा। अगर ये धन निगम को प्राप्त होता या इसके एरिया दिल्ली सरकार निगम को दे देती है तो आज निगम के वित्तीय हालात काफी बेहतर हो सकते हैं और निगम की आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर हो सकता है। दिल्ली सरकार द्वारा शहरी विकास के अंतर्गत निम्न पदों में जो धन आवंटित किया जाता था उसको भी आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक द्वेष का सहारा लेकर समाप्त कर दिया। मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहले कुछ हेड थे जिसमें दिल्ली सरकार से पैसा आता था, वो पैसा वो हेड ही बंद कर दिए, जिसकी वजह से सभी निगम पार्षदों को प्रॉब्लम हो रही है। जैसे वर्क इन अर्बन विलेजेस, वर्क इन अंडर जो रिसेटलमेंट कॉलोनीज, रेजिडेंशियल सर्विस इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, डेवलपमेंट वर्क इन अप्रूव्ड कॉलोनीज, एडिशनल फैसिलिटी इन JJRM में SCP, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए अलग से पैसा आता था, कम्युनिटी सेंटर के लिए, बारात घर के लिए, कंस्ट्रक्शन एंड धोबी घाट के लिए, इंप्रूवमेंट ऑफ धोबी घाट, इसके लिए स्पेशल फंड मिलता था। सैनिटेशन इन JJ क्लस्टर, सैनिटेशन इन अनऑथराइज्ड कॉलोनी, जो हमारे भाई बहन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों से आते हैं, जो अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं, जो किसी भी पार्टी से हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनी का, JJ क्लस्टर का, रीसेटलमेंट कॉलोनी का, अर्बन विलेज का, आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो हेड खत्म कर दिए, वो बजट खत्म कर दिए, जिसकी वजह से जनता के अंदर त्राही मची हुई है। अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है। अब इन उपरोक्त अनुदानों को बहाल किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य सरकार को हर 5वें वर्ष में वित्त आयोग का गठन करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में वर्ष 2021 से 6ठे वित्त आयोग की गठन भी लंबित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चाहे संविधान का उल्लंघन ही क्यों ना हो, आम आदमी पार्टी की सरकार निगम के हालात बिगड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ दी। अगर इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए और हमारी पेमेंट दे दी जाए तो कहीं भी निगम के अंदर पैसे की कमी नहीं रहेगी, किसी की सैलरी पे नहीं रहेगी, किसी का एरियर पे नहीं रहेगा। और दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट के अंदर 850 करोड़ रुपया ऋण के रूप में देने का प्रस्ताव है, जो कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कूड़ा निपटान के लिए आवंटित करने की घोषणा की थी। दिल्ली सरकार की कथनी और करनी में इतना अंतर है कि कूड़े के पहाड़ों की स्थिति जस की तस बनी हुई है और 850 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के पास ही हैं। जो भी वादे निगम के लिए आम आदमी पार्टी ने किए हैं उनका खोखलापन साफ दिखता है। उल्लेखनीय बात यह है कि दिल्ली सरकार के बजट के अंदर दिल्ली नगर निगम या उनके कर्मचारियों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। 5000 सुरक्षा कर्मचारियों को नियमित करने की खोखली घोषणा इस तरह की लंबी सूचियों में एक है। उन गरीब कर्मचारियों को नियमित करने के सपने दिखाकर तथा उनकी बकाया राशि देने का वादा पूरा ना करके उनके पेट पे लात मारी गई है। ये घोषणा इतिहास के पन्नों में आम आदमी पार्टी की उपलब्धियों में काले अक्षरों में लिखी जाएगी। जैसे कि बजट अनुमानों पर ये बजट में उपलब्धियां बताई हैं, इसका श्रेय पूर्व शासित भारतीय जनता पार्टी सरकार को जाता है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार निगम के अंतर्गत जो पदाधिकारी हैं वे स्थायी समिति, क्षेत्रीय समिति और आयुक्त हैं। इनमें से जो अथॉरिटी के अधिकार तो आप अवेल कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कहीं आयुक्त की शक्तियों का इस्तेमाल भी आप भविष्य में कर लेंगी।
ऋण का पुनः भुगतान, क्योंकि कोई काम कॉन्स्टिट्यूशनल वे से नहीं हो रहा, भीड़ इकट्ठी होती है, वहां पर घोषणा हो जाती है कि हमने स्टैंडिंग कमेटी की पावर ले ली, हमें तो ये डर लग रहा है कल कमिश्नर साहब की पावर भी आप ले लेंगे और बहुत बढ़िया सदन चलेगा। ऋण का पुनः भुगतान, वर्तमान निगम के ऊपर 7,522.21 करोड़ रुपए का ऋण है जो दिल्ली सरकार को दे है। चौथे और पांचवें वित्तीय आयोग ने निगम सरकार को ऋण माफ करने की सिफारिश की है। अगर सरकार को निगम की वित्तीय हालत की चिंता है तो निगम के ऊपर जो ऋण है उसको माफ करें ताकि वो धन जनता के हित एवं निगम के वित्तीय हालात को सुधारने में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन विडंबना यह है कि निगम द्वारा ऋण के पुनः भुगतान के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष में बजट प्रावधान तो किया जाता है किंतु वास्तव में भुगतान किया नहीं जाता है, क्योंकि जब हम वेतन आदि अनिवार्य देनदारियों को चुकता करने की स्थिति में नहीं है तो ऋण का पुनः भुगतान कहां से करेंगे। उपरोक्त देनदारी का भुगतान न किए जाने के कारण मूल ब्याज की राशि प्रत्येक वर्ष बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। वित्त विभाग दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली नगर निगम के समस्त कर्मचारियों से वादा किया गया था कि उनका वेतन हर माह की पहली तारीख को मिल जाएगा, जिससे सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ साथ मुझे भी बहुत खुशी हुई थी कि निगम कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह की 1 तारीख को मिलना शुरू हो गया। उस कार्यक्रम पर आप लोगों ने लाखों रुपए का फिजूल खर्च कर निगम का नुकसान किया। एक छोटी सी बात के लिए आपने मेगा इवेंट बनाया, लाखों रुपए लगा दिए, 2 महीने हो गए, अधिकारियों को तनख्वाह नहीं मिली। जो आपका जो वादा था वो भी खोखला सिद्ध हुआ, लेकिन हकीकत कुछ और ही है कि 24 जनवरी बीत गई है लेकिन कर्मचारियों को अभी तक दिसंबर माह का वेतन और पेंशन भी नहीं मिली है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने आम सभा में कर्मचारियों को जो आश्वासन दिया था वह भी कितना बड़ा झूठ साबित हुआ, वह आपके समक्ष है। निगम के सभी कर्मचारी अधिकारियों का एरियर का अभी तक भुगतान नहीं किया गया। इसके साथ ही मेडिकल रिइंबर्समेंट, ट्यूशन फीस, LTC आदि के बिल भी वर्षों से पेंडिंग चल रहे हैं। अच्छा तो ये होता है कि आप वह पैसा भी अधिकारियों को उनके वेतन के रूप में दे देते, लेकिन नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार को तो कर्मचारियों को केवल मूर्ख बनाना आता है। राजस्व बढ़ाने के सपने, महापौर महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली नगर निगम में सत्ताधारी दल राजस्व बढ़ाने के लिए कोई गंभीर नहीं है। आपके द्वारा निगम 9 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत किए गए अपने बजट प्रस्तावों में निगम का राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं। इनमें हास्यास्पद होने से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लाभकारी परियोजना विभाग से हम यह उम्मीद रखते हैं कि वो निगम के राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी लाभकारी परियोजनाएं लाएंगे जिससे निगम को सही रूप से आय प्राप्त होगी। महापौर महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली नगर निगम के नए पार्किंग स्थलों के अलावा कोई और काम नहीं करना है। दिल्ली के पार्किंग स्थलों की हालत दैनिक में है और जनता पार्टी इस समस्या से निरंतर जूझ रही है। महापौर महोदय, मेरा ये मानना है कि लाभकारी परियोजना विभाग निगम के राजस्व अर्जित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, किंतु इस विभाग के निगम अधिकारियों एवं ठेकेदारियों की आपस में जो सांठ-गांठ है उसकी वजह से लाभकारी परियोजना को मिलने वाला राजस्व मात्र 10% ही निगम के खाते में आता है। सब भ्रष्टाचार को भेंट हो जाता है। उदाहरण के तौर पे दिल्ली में अवैध रूप से चल रही पार्किंग, जो कि ठेकेदारों द्वारा निगम अधिकारियों के संरक्षण में चलाई जा रही है, इसी प्रकार से राजस्व अर्जित किया जाता विज्ञापन डिपार्टमेंट, जिसमें भी अधिकारियों एवं ठेकेदारों को चोली दामन का साथ देखने को मिलता है। जैसे कि बजट भाषण में बताया गया कि दिल्ली नगर निगम के कुल 417 पार्किंग स्थल है, उनमें से कुल 375 पार्किंग स्थल चल रहे हैं, लेकिन इस बजट भाषण में ये नहीं बताया गया कि पार्किंग स्थल कब से खाली है। अब तक इन पार्किंगों से अवैध रूप से जो पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है वह राजस्व किसके पास जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनमें कोई पार्किंग नहीं चल रही। आप सरकार और उनके अधिकारी स्वयं पार्किंग माफिया से मिले हुए हैं। विज्ञापन विभाग ने वित्तीय वर्ष 23-24 में राजस्व प्राप्त करने का 300 करोड़ रुपए का जो लक्ष्य रखा था, उसमें हम सभी 120 करोड़ रुपए पीछे चल रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण विज्ञापन विभाग के उच्च अधिकारियों की मिली भगत से विज्ञापनों के होर्डिंग सारे नियम कानून ताक पर रखकर मनमाने तरीके से लगाए जा रहे हैं। इसी वजह से विभाग अपने लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है।
वो साफ स्पष्ट होता है कि निगम खाते में आने वाला पैसा किस ओर जा रहा है। ऐसा बताया गया कि 193 स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं, परंतु यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इनमें से कितने चार्जिंग स्टेशन कार्यरत हैं और उससे कितना राजस्व अर्जित हो रहा है। महापौर जी, जैसा कि बजट भाषण में बताया गया है कि निगम सार्वजनिक शौचालयों को विज्ञापन के माध्यम से स्वयं संचालित करने की दिशा में प्रयासरत है और 182 सार्वजनिक शौचालयों का आवंटन कर दिया गया है। आप स्वयं इस सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण करें। महापौर महोदय, आप स्वयं इन सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण करें तो आप इनके अंदर चक्कर खा के गिर जाएंगी, क्योंकि इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। दिल्ली की आम जनता आपसे सुविधा चाहती है, बीमारियां नहीं। मेरा ये सुझाव है कि आप निगम राजस्व बढ़ाने के उपायों को अध्ययन करें और इसके लिए एक विशेष समिति का गठन करके इसकी सिफारिशों पर विचार तथा समयबद्ध तरीके से इसको लागू करें। पार्टी दिल्ली मेट्रो, डीटीसी, दिल्ली सरकार की विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों एवं ब्लैक लिस्टेड निगम में कार्यरत कंपनियों की ओर निगम की बहुत बड़ी बकाया राशि है। अनेक मामले विभिन्न अदालतों में पेंडिंग हैं। उन मामलों की प्रभावशाली ढंग से पैरवी कर बकाया राशि की वसूली के लिए अविलंब कार्यवाही अपेक्षित है। भूमि एवं संपदा विभाग, राजस्व की दृष्टि से भूमि एवं संपदा विभाग दिल्ली नगर निगम का महत्वपूर्ण विभाग है। निगम की सारी अचल संपत्तियां इस विभाग के अधीन हैं। निगम आवास कॉलोनियां तथा केंद्र सरकार से हस्तांतरित मार्केटों के अतिरिक्त निगम को अनेक व्यापारिक संपत्तियां इस विभाग के अंतर्गत हैं, जिनसे मासिक किराया तथा लीज राशि वसूलने का कार्य इस विभाग के अधीन है। अम्बेडकर आवास योजना के तहत बने सफाई कर्मियों के लिए लगभग 1300 क्वार्टर का प्रबंधन, लीज एवं आदि करना भी इसी विभाग के पास है। जैसे कि आपने भूमि एवं संपदा रिकॉर्ड का डिजिटल करने का कार्य प्रगति पर बताया है, मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हूं कि निगम की जो संपत्ति रिकॉर्ड में नहीं है उसको रिकॉर्ड में लाने के लिए निगम द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पूर्व में हम लोगों ने निगम की आय बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रयास किए हैं, लेकिन उस वक्त के विपक्ष का सहयोग पूर्ण रवैया न होने के कारण व दिल्ली सरकार की कार्यशैली के कारण दिल्ली निगम की संपत्तियों का लाभ नहीं उठाया जा सका। परंतु आज तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है तो निगम की आय बढ़नी चाहिए। विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभा रही है। सरकार को ऐसी योजना लानी चाहिए जिससे जनता पर कर का अतिरिक्त बोझ ना पड़े तथा निगम के राजस्व में वृद्धि हो। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष और संविधानों पदों की बैठी आम आदमी पार्टी निगम की आर्थिक स्थिति का सुधारने के लिए बिल्कुल गंभीर नहीं है। कभी ऐसी दर्जन भर परियोजनाएं हैं जिसके बारे में घोषणा तो की गई है, लेकिन ना तो उनकी चर्चा इस बजट में की गई है, ना ही उन परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। ट्रेड लाइसेंसिंग किसी भी नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, जिसमें राजस्व प्राप्ति के अलावा यह निश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यापार या कारोबार ऐसा तो नहीं चल रहा जो जनता की जान माल के लिए खतरा साबित हो सकता है। लाइसेंसिंग विभाग के आय से ऐसा महसूस होता है कि दिल्ली में जो भी व्यापार चल रहा है उस पर निगम का कोई नियंत्रण नहीं है। निगम को ऐसी नीति लानी चाहिए ताकि जो भी व्यापार या कारोबार करना चाहे उनको कानून के अंतर्गत आसानी से लाइसेंस मिल जाए और बिना लाइसेंस के कोई भी व्यापार या कारोबार ना किया जाए। ट्रेड लाइसेंसिंग की जो ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है, निगम ने उसे यह सोचकर लागू किया था उस प्रणाली से इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा और ट्रेड लाइसेंसिंग व्यापारियों को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। किंतु बहुत बड़े खेद का विषय है कि इस प्रक्रिया को भी विभाग के इंस्पेक्टरों ने इतना जटिल बना दिया है कि आज कोई भी व्यापारी किसी को ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए मजबूर होकर इंस्पेक्टरों की जायज व नाजायज बातें माननी पड़ती हैं और उसका पूरा करना पड़ता है। आज के दिन दिल्ली में ये प्रतीत होता है कि निगम की तरफ से इस पर कोई देख रेख नहीं है और इंस्पेक्टर राज चल रहा है। महापौर महोदय, निगम के अंतर्गत अनेक बड़े बाजार, छोटे बाजार और दुकानें हैं जिनमें से बहुत कम के पास लाइसेंस है। निगम के जोनल लाइसेंसिंग विभाग इन दुकानों को लाइसेंस देने में रुचि नहीं रखते। बिना लाइसेंस
लिए दुकानें चला रहे हैं। दुकानदार चालान कटने के वजह से इंस्पेक्टरों की मनमानी सहते रहते हैं, फिर भी उनके सिर पर चालान की तलवार लटकी रहती है। आज दिल्ली में इंस्पेक्टरों की मिली वजह से दिल्ली के किसी भी बाजार, किसी भी कॉलोनी के मेन रोड पर अवैध तरीके से पटरियां, रेहड़ी एवं खाने पीने के स्टॉल हजारों की संख्या में लग जाते हैं और इनकी निगम की ओर से ना तो कोई फीस वसूली जाती है, ना ही इनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई देखने को मिलती है। आप दिल्ली में कहीं भी चले जाएं, इन मार्गों के ऊपर से हमें अपने वाहन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी वजह से आए दिन कहीं ना कहीं झगड़े भी दिखाई देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिससे कि निगम का राजस्व भी बढ़े और दिल्ली के कॉलोनी वासियों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। फैक्ट्री लाइसेंस विभाग, निगम में फैक्ट्री लाइसेंस विभाग द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। यहाँ ये विभाग जनता से बहुत से नजदीकी से जुड़ा हुआ है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस विभाग के इंस्पेक्टर राज के चलते दिल्ली में वायु प्रदूषण की बद से बदतर हालात पैदा हो गए हैं। पहले जिस प्रकार दिल्ली के स्कूलों में सर्दी और गर्मियों की छुट्टी होती भी इस प्रकार जैसे हमें पता चल जाता था कि अब विंटर है या गर्मी है तो छुट्टियां हो जाती थी, मगर अब सिस्टम बदल गया है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, अब प्रदूषण को लेकर भी छुट्टियां होने लगी हैं। इससे भी दिल्ली की आबो हवा का पता चलता है, जिसकी प्रमुख वजह दिल्ली में लाखों की संख्या में अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियां हैं, जो कि इन्हीं इंस्पेक्टरों की छत्र छाया में चल रही है। अभी कल ही हमारे दोस्त जो विधायक जी नोमनी को देख रहा हूँ, महेंद्र गोयल जी, हमारे बॉस हैं, जो कल इतने परेशान थे, मैडम आपकी छत्र छाया में ऐसा इंस्पेक्टर राज हो रहा है, सभी निगम पार्षद परेशान है, सभी विधायक परेशान है। इस चीज को आप ध्यान से देखिए कि इंस्पेक्टर राज को खत्म हमें करना चाहिए। दिल्ली में 3 प्रकार की फैक्ट्री चल रही है, जिसमें घरेलू उद्योग, नियमित उद्योग जो सरकार द्वारा आवंटित क्षेत्र में लगाई गए, अनियमित फैक्ट्रियां जो इंस्पेक्टरों द्वारा अपनी मनमानी से आवंटित क्षेत्रों में लगाई जाती है शामिल है। अनियमित कारखानों में ज्वलनशील और जानलेवा केमिकल सम्मिलित होते हैं, जिसका उदाहरण दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में आग लगना एवं अन्य हादसे हैं, जिनकी खबरें विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आए दिन मिलती रहती हैं। फैक्ट्रियों के लाइसेंस के रिन्यू करने के समय कोई भी फैक्ट्री मालिक इंस्पेक्टर को अपना माथा टेके बिना अपने लाइसेंस रिन्यू नहीं करा सकता। कितनी शर्म की बात है। इसी वजह से कानूनी तौर पर कोई कम रेवेन्यू लाइसेंस रिन्यू होते हैं। मैडम यही रीजन है कि हमारी रेवेन्यू जो कम होती है, अगर हम जितना इन अधिकारियों पर शिकंजा कसेंगे रेवेन्यू जनरेट होगा। इसमें निगम को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है और वही पैसा विभाग के कर्मचारियों से लेकर उच्च अधिकारियों तक उनके हित में जा रहा है। जहां तक एक बात रही घरेलू एवं अनियमित उद्योगों की, इस क्षेत्र में तो विभाग का एकाधिकार है। यहां से निगम को कुछ भी राजस्व प्राप्त नहीं होता है तथा दूसरे रूप से आ रहे राजस्व का पूरा विभाग आपस में जो कर्मचारी और अधिकारी आपस में बांट लेते हैं और कॉर्पोरेशन में कुछ पैसा जमा नहीं होता। महापौर महोदय, मेरा आपसे एक अनुरोध है, इस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची सार्वजनिक कराएं कि कौन व्यक्ति कितने सालों तक एक ही विभाग में काम कर रहा है, और ये सब बिना उच्च अधिकारियों की मिली भगत से नहीं हो सकता। क्या इस विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के ऊपर रोटेशन पॉलिसी लागू नहीं होती? इंस्पेक्टर राज के चलते फैक्ट्री मालिकों के फैक्ट्री पर हर 3-4 महीने बाद फैक्ट्री विभाग के अधिकारी कर्मचारी फैक्ट्री का निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। आज दिल्ली के फैक्ट्री मालिक इस इंस्पेक्टर राज से त्रस्त हैं और वह अपने कारखानों को बंद करने पर मजबूर हो गए। इसमें मेरा एक सुझाव है कि यदि 2018 से पहले किस प्रकार से फैक्ट्री लाइसेंस बिना इंस्पेक्टरों की दखल अंदाजी के रिन्यूअल होते थे, वह प्रक्रिया को फिर से लागू किया जाए। भवन विभाग की आय में कन्वर्जन एवं पार्टी प्रभार भवन नक्शों का आवेदन शुल्क, अनधिकारी रूप से बने भवनों पर जुर्माना, मोबाइल टावरों से शुल्क, फार्म हाउस, वर्टिकाओं से लाइसेंसिंग शुल्क आदि शामिल हैं। दिल्ली में अवैध निर्माण इस हद तक बढ़ चुका है कि पूरा विभाग बिल्डिंग माफिया के हाथ में है, जिसकी वजह से निगम को कोर्ट केस भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों तथा बिल्डिंग माफिया की मिली भगत की वजह से आज दिल्ली में अवैध निर्माण की जैसे बाढ़ आ गई है, जिसके कारण समाचार पत्रों के माध्यम से आए दिन कई बिल्डिंगों के
धराशायी होने की खबरें भी आती रहती हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा भवन निर्माण के अधिकारियों पर दबाव डालकर भ्रष्टाचार को बढ़ाने का मामला विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से सामने आया है, जिसका वीडियो भी पूरी दिल्ली में वायरल हुआ था। मेरा सुझाव है कि यदि इस विभाग के कनिष्ठ अभियंता तथा अन्य अधिकारियों अपनी जिम्मेदारी का ग्रहण सही प्रकार से करेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। इस विभाग में भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने की काफी जरूरत है। शिक्षा विभाग दिल्ली में नगर निगम द्वारा अपने अंतर्गत आने वाले 1534 प्राथमिक विद्यालय, 44 अनुदान प्राप्त विद्यालय एवं 666 मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। नगर निगम कुल बजट का लगभग 18 से 19% भाग शिक्षा विभाग पर व्यय करता है। निगम के बजट के अंदर प्राथमिक शिक्षा के मद में 3109 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग 90% वेतन के रूप में जाता है। शिक्षा किसी भी समाज के निर्माण में नींव का कार्य करती है। अगर हमें किसी समाज के भविष्य के बारे में टिप्पणी करनी हो तो हम वहां के शिक्षा के स्तर पर नजर डालने पर ही हमें पता चल जाएगा कि समाज का क्या रूप है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले एक वर्ष में निगम विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में काफी गिरावट देखी गई है। शायद इसी गिरते शिक्षा के स्तर के कारण अभिभावक जो पेरेंट्स हैं निगम के स्कूलों में अपने बच्चों को डालने से डर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री को स्वयं इस मामले में दखल देना पड़ रहा है, और जो दर्शाता है कि निगम की आम सरकार शिक्षा के मोर्चे पर एकदम विफल और अनुभवहीन साबित हुई है। आपके शासनकाल में शिक्षा से जुड़े हर कर्मचारी, जो विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हो, सफाई कर्मचारी हो या चौकीदार हो, सभी का शोषण हो रहा है। क्योंकि जहां पर भी आप जाते हैं समझो कर्मचारियों के ऊपर सस्पेंशन लेटर तैयार हो जाता है। निगम का शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। निगम के ट्रांसफर जैसे मामूली कार्य के लिए बहुत शर्म की बात है, रिश्वत देनी पड़ती है। छात्रों को वर्दी, पुस्तकें, कापियां, स्टेशनरी नहीं मिली है। कितने दुख की बात है कि हम दो तीन कपड़े पहनकर सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। वो गरीब बच्चों को 1100 रुपया जो यूनिफॉर्म का मिलता है वो पैसा नहीं दिया गया। 300 रुपए जो उनको बैग के मिलते हैं वो नहीं दिए गए। 120 रुपए जो स्टेशनरी के मिलते हैं वो नहीं दिए गए। महापौर महोदय, इन सब के पीछे एक ही कारण है, वो है स्टैंडिंग कमेटी, जो हम 1 साल से डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि अधिकारी भी और आप लोग भी, आप सबको मालूम है कि स्टैंडिंग कमेटी के बिना कुछ भी नहीं होगा। और ये देखिए इसका जो खमियाजा है दिल्ली के बच्चों को, और आप ये देखिए दिल्ली को बच्चों को ये भुगतना पड़ रहा है कि ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है शिक्षकों एवं छात्रों को मनोबल किस तरह पर होगा। एक तो मेरे साहिबा शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए आप विदेश भेजने की बात करती हैं, वहीं दूसरी तरफ उनको समय पर वेतन भुगतान एवं अन्य एरियर्स लंबित हैं। निगम में भाजपा शासन में हमने हर वार्ड में मॉडल स्कूल खोले एवं लाजपत नगर स्थित निगम विद्यालय को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। लाजपत नगर स्कूल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मैं यहाँ काबिज निगम की आम आदमी पार्टी सरकार के नुमाइंदों से पूछना चाहता हूँ कि आपकी 1 साल में निगम अध्यापकों का नेतृत्व करे, टीचर्स को निलंबन करने के अलावा आपकी कौन सी उपलब्धि है। अगर आपके एजुकेशन मिनिस्टर जाए या महापौर महोदय आप समझ जाए, ये समझ लो कि टीचर्स का, सफाई कर्मचारियों का और जो हमारे चौकीदारों का काल आ गया। जो आप बेहतर शिक्षा मॉडल का ढोंग पीटते रहते हैं, ये काफी शर्म की बात है कि आम पार्टी के शासन में छात्र बिना कॉपी एवं वर्दी के स्कूल में जा रहे हैं। 1 साल हो गया बच्चों को कॉपी नहीं मिली, 1 साल हो गया बच्चों को वर्दी नहीं मिली। बच्चे बिना स्वेटर के, बिना शूज के जा रहे हैं। निगम विद्यालयों में जितने भी बेंच लिए गए वो सब भारतीय जनता पार्टी के समय में खरीदे गए। आम पार्टी के शासन में बेंच तो दूर की बात, एक कुर्सी तक नहीं खरीदेगी। महापौर महोदया,
बच्चों को अभी तक निगम द्वारा मिलने वाले 1100 रुपए यूनिफॉर्म के नहीं मिले, जिसकी वजह से बच्चे ठिठुरती ठंड में भी बिना स्वेटर, जूते, जुराबे, यूनिफॉर्म के स्कूलों में आ रहे हैं। दिल्ली के नगर निगम की ओर से स्टेशनरी के लिए मिलने वाले 120 रुपए को हमने डिस्कस कर लिया। निगम द्वारा प्रति वर्ष SC, ST छात्रों एवं मिनॉरिटी छात्रों को मिलने वाला 1000 रुपए भी अभी तक आपने नहीं दिया, जो अति निंदनीय है, जो ये बताता है कि आम आदमी पार्टी SC, ST के लिए और मिनॉरिटीज के लिए कितना ध्यान रखती है। आपने मिनॉरिटीज के बच्चों के लिए और SC, ST के बच्चों का जो हम प्रतिवर्ष 1000 रुपया देते थे, आपने वो भी नहीं दिए। अगर आप गरीब बच्चों का उनका हक भी ना दे सके तो आपकी निगम में आपकी सेवा देने का अधिकार नहीं है। क्या यही आपका शिक्षा मॉडल है? केवल स्टैंडिंग कमेटी का बहाना बनाकर बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित रखना ही आपका पर्पज है। जनता में निगम के विद्यालयों की छवि वर्तमान में खराब है। निगम विद्यालयों की इस खराब छवि के लिए निगम प्रशासन स्वयं ही जिम्मेदार है। नगर निगम के काफी विद्यालय इस समय खाली पड़े हैं। समाज का मध्यम वर्ग विद्यालयों को निम्न श्रेणी का मानता है और उनमें अपने बच्चों को भेजने पर संकोच करता है। हमें विचार करना चाहिए कि इसके क्या कारण है। निःशुल्क पुस्तकें, वर्दी, मिड डे मील, स्कॉलरशिप आदि सुविधाएं देने के बाद भी बच्चों हमारे विद्यालयों की ओर आकर्षित नहीं होते। इसका कारण हमें प्रत्येक वर्ष कई विद्यालयों के और समीप वाले विद्यालयों में मिलाना पड़ता है। मेरे अनुमान से लगभग 80,000 बच्चे निगम विद्यालयों से कम हुए हैं। जैसे कि बजट भाषण में बताया गया कि निगम में एक वर्ष में केवल 20 नए स्कूलों की कार्य प्रगति पर बताया गया। महापौर महोदया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहां एक और आपके पूर्व शिक्षा मंत्री जो कि वर्तमान समय में शराब घोटाले में जेल में है, उनके पद चिन्हों पर चढ़कर आप दिल्ली नगर निगम में क्या सुधार लाना चाहती हैं? आप ये भी बताइए कि कितने स्कूलों में आपकी सरकार ने सुधार कार्य किया है। ये जो 20 स्कूल आप रेफरेंस दे रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसका कार्य कब आरंभ किया गया था और कब इसका बजट एलोकेट हुआ था? महापौर महोदय, मैं आपसे निवेदन है कि प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि देश का भविष्य बच्चों की शिक्षा पर टिका हुआ है। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए शिक्षा समिति का गठन करें, एजुकेशन कमेटी का गठन करें, जो लगातार इस एजुकेशन की निगरानी करेगी। जब एजुकेशन कमेटी बन जाएगी तो आपका शिक्षा मंत्री को दिल्ली नगर निगम में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महापौर महोदया, बड़ी शर्म की बात है कि आपके शीर्ष नेतृत्वों को आपकी कार्यशैली पर भरोसा नहीं है। तभी तो दिल्ली की शिक्षा मंत्री दिल्ली सरकार के विद्यालयों पर ध्यान न देकर कहीं ना कहीं निगम विद्यालयों में घूमती रहती है। हमें निगम के विद्यालयों को लाइव बनाने की जरूरत है ताकि हमें दिल्ली के शिक्षा मंत्री के दौरे की जरूरत ना पड़े। मैडम, आप अपने आप में इतनी कॉम्पिटेंट हैं, तो मैं तो हैरान होता हूं कि आपकी कॉम्पिटेंसी पर आपके नेतृत्व को क्यों नहीं विश्वास। निगम के विद्यालयों में स्कॉलरशिप जो कि प्रति वर्ष 1100 रुपए है, उसको बढ़ाकर 2000 रुपए। मैडम, मेरा जो एक सुझाव है कि बच्चों को 1100 से करके 2000 करना चाहिए। गरीब बच्चे हैं और निगम के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है। इनकी बच्चों को स्कॉलरशिप के 2000 रुपए का देना चाहिए। देखो, कमिश्नर साहब ने खुशियां ओके होना चाहिए। दिल्ली में जो विद्यालय अभी पूर्ण रूप से निर्मित नहीं है, उन्हें पूर्ण किया जाए, बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाए। लेकिन आप तो शिक्षा समिति का गठन तक नहीं कर पा रहे हैं, आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? महापौर महोदया, आपको शिक्षा विभाग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि निगम के विद्यालयों में छात्र जैसे हमारे बच्चे कम हो रहे हैं, हमें स्कूलों को ऐसा डेवलप करना चाहिए कि बच्चे भागे भागे स्कूलों में आए। जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता, महापौर महोदय, जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता विभाग अत्यंत इंपॉर्टेंट विभाग है, क्योंकि ये नागरिकों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित है। महामारी के समय पर दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने अपनी जान खतरे में डालकर जो कार्य किया है वह सराहनीय है, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा पर्याप्त साधन उपलब्ध न कराने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना वॉरियर के कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए की राशि का मुआवजा देने की जो घोषणा की गई, वो सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह गई। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार द्वारा निगम की वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार दी जाने वाली राशि में भी कटौती दी गई। जब हमें पैसे की जरूरत है
आप ज्यादा पैसा देने की बजाय जो हमारे ड्यूज बनते हैं उसमें भी कटौती कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि दिल्ली वासियों की जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जन स्वास्थ्य विभाग को सशक्त किया जाए। एमपीएस कर्मचारियों को जल्द से जल्द नियमित किया जाए। मैडम, इलेक्शन से पहले जब शायद आप लोग भी नहीं थे तो आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, तो एक ही डिमांड करते थे कि हम जैसे ही आएंगे डीबीसी कर्मचारियों को पक्का करेंगे। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जिसको आपने नाम बदल दिया एमपीएस कर्मचारियों का, बिल्कुल आप यूट्यूब में देखें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एमपीएस कर्मचारियों को जल्द से जल्द नियमित किया जाए, जो आप लोग भी चाहते थे और पूरा सदन भी चाहता है, ताकि कर्मचारियों का मनोबल बना रहे। आम आदमी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में आपने घोषणा की थी कि सरकार में आने पर हम सभी अनुबंधित कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करेंगे, किंतु उससे अलग सरकार द्वारा जो कर्मचारी अनुबंध के आधार पर लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को आपने पक्का क्या करना, उनकी सेवाएं, उनकी जो सेवाएं हैं आप समाप्त कर रहे हैं। इससे आपकी कथनी और करनी साफ साफ जग जाहिर होती है। महापौर महोदय, दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले होटल, मोटर्स, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट से निगम को अच्छा राजस्व मिल सकता है। उद्योग व्यवसाय से संबंधित कारोबारी संगठनों के साथ बातचीत करके कर व्यवस्था को सरलीकरण किया जाने की आवश्यकता है। नगर निगम की ओर से सरलीकरण, सिंप्लीफाई के नाम पर बिजनेसमैन के ऊपर नए नए कानून थोप दिए जाते हैं, जिसकी वजह से निगम का राजस्व तो नहीं बढ़ता, पर इंस्पेक्टरों की मनमानी चल रही है। बार बार इस तरह के भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आ रही हैं। वो अधिकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी राजस्व की उगाही की बजाय उसमें अवैध वसूली भी की जाती है। हॉस्पिटल प्रशासन, दिल्ली नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग लाखों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराता रहा है। निगम के हॉस्पिटल्स में निगम के अस्पतालों में अपना इलाज करने के लिए आने वालों में ज्यादातर लोग गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के होते हैं। ये लोग इसलिए निगम के अस्पतालों में इलाज करने के लिए आते हैं ताकि उन्हें इलाज के साथ दवाइयों और टेस्ट की सुविधा निःशुल्क मिल सके। लेकिन अस्पतालों में दवाइयों का अभाव होने की वजह से लाखों लोगों को बड़ी परेशानी होती है। ना तो डॉक्टर द्वारा लिखी दवाइयां मरीजों को मिल पाती हैं और ना ही कई बार प्रयास करने के उपरांत उनके टेस्ट जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, लैब टेस्ट हो पाते हैं। आपके द्वारा अस्पतालों के अलावा भिन्न भिन्न स्थान पर लैब टेस्ट के लिए हमारे विरोध के बावजूद एक कंपनी को टेंडर का प्रीएम्बल पास करा दिया गया, जिससे केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। मैडम, आप तो चाहते कि सारा सिस्टम ही प्राइवेटाइज किया जाए, उसके तहत एक योजना से लैब टेस्टिंग सिस्टम को आप प्राइवेटाइज करने के आपने जो टेंडर किए, हमने उसकी निंदा करते हैं। जैसा कि मोहल्ला क्लिनिकों को में एक बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिला, जिसमें एक व्यक्ति के नाम पर सैकड़ों और हजारों नकली बिल बनाए गए, जिसकी जांच पड़ताल सीबीआई द्वारा की जा रही है। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ी हैरानी हो रही है कि इस परंपरा को अब आप निगम में भी ले आने का प्रयास कर रही हैं। वो मुख्यमंत्री जी के निगम नजदीकियों को ये टेंडर प्रदान किए जाने की योजना बनाई जा रही है। आज मरीजों का निगम के अस्पतालों पर से भरोसा उठ रहा है। आज दिल्ली के अस्पतालों में लोगों को, दिल्ली स्टेट के गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में लोगों को नकली दवाइयां दी जा रही हैं, जिस कारण जनता ना तो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में, ना ही दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अस्पताल में अपना इलाज करवा पा रही है। आज देखा जाए तो आयुष्मान योजना जो पूरे भारत में लागू है, केवल दिल्ली और बंगाल को छोड़कर इस योजना से दिल्ली वासियों को स्वास्थ्य संबंधी काफी लाभ प्राप्त हुआ, परंतु दिल्ली सरकार के अड़ियल रवैये के कारण इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो दिल्ली की गरीब जनता के साथ ना जाने किस उद्देश्य से विश्वासघात कर रहे हैं। उनके साथ ही मैं आपको आपके वादे भी याद दिलाना चाहूंगा
आपने दिल्ली वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के वादे किए थे, लेकिन उनमें से कोई भी योजना अभी काम नहीं कर रही है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, ना करना कभी वादा खिलाफी, ना करना कभी वादा खिलाफी, जनता के दरबार में नहीं मिलती कभी माफी। आज दिल्ली के अस्पतालों की जर्जर हालत है। आए दिन कभी प्लास्टर गिरता है, कभी पंखे गिरते हैं, कई दिन हॉस्पिटल्स में पानी नहीं आता, मरीजों के बेड पर बिछाने की चादरें नहीं है, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। इन हालातों में मरीज भर्ती तो हो रहा है, पर उसके उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही जो हमें करनी चाहिए। निगम के स्वास्थ्य विभाग से संबंधित काफी ऐसी संपत्तियां हैं जिनका उपयोग राजस्व बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। आयुष चिकित्सा पत्ती का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में इस पत्ती का उन्नयन हो रहा है, लेकिन निगम इस विभाग के प्रति उदासीन व्यवहार अपना रहा है। इस विभाग में न केवल चिकित्सा अधिकारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के 40% से ज्यादा पद खाली हैं, किंतु ओसीओ की खरीदारी के लिए भी पर्याप्त बजट का प्रावधान नहीं किया जाता है, और जो बजट प्रावधान किया जाता है उसका भी ओसीओ खरीदने में पूरा उपयोग नहीं किया जाता। महापौर महोदय, हमें इस पद्धति के प्रचार प्रसार में ध्यान देने की जरूरत है। स्वच्छता एवं पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं, स्वच्छता एवं पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं दिल्ली नगर निगम की प्राथमिक सेवाओं में से सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी शहर में जनता का स्वास्थ्य स्वच्छता पर निर्भर करता है। ये सर्वविदित है कि हमारे जीवन में स्वच्छता एवं स्वच्छता का अत्यंत महत्व है। इसी महत्व को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिनांक 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। आम आदमी पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जनता के समय स्वच्छता रहा है। आपके द्वारा ये वादा किया गया था, 1 साल के अंदर दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को हम दूर करेंगे। इस विषय पर पार्टी कितना गंभीर है, इस बात से विदित होता है कि बजट प्रावधान का कितना हिस्सा इस काम के लिए रखा गया है। इस विषय का जिक्र दिल्ली सरकार ने भी अपने बजट के अंदर तथा अपने बजट भाषण में किया है। उम्मीदें जगी थी कि जब दिल्ली डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली को स्वच्छ करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ तो द्वेष हो सकता है, मगर जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर आएगी तो डबल इंजन की सरकार खूब पैसा देगी, और इसके लिए घोषणा भी की गई 850 करोड़ रुपए की, और दिल्ली को विश्वसनीय शहर बना देंगे। लेकिन सारे वादे खोखले निकले, और वोट मिलने के बाद जनता को स्वच्छता के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। इस मत में 850 करोड़ रुपए की सरकार की घोषणा सिर्फ जुमलेबाजी बनकर रह गई, जबकि इसको बजट के अंदर ऋण के रूप में दिखाया गया है, और उसका भुगतान करने में भी टाल मटोल किया जा रहा है। निगम के अंदर भी जब पिछले वर्ष कुल बजट का 27% स्वच्छता के लिए एलोकेट किया गया था, तो इस साल इसको कम करके 25% किया गया। मैडम, स्वच्छता निगम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब आई, उन्होंने वादा किया कि दिल्ली को स्वच्छ करेंगे और तीनों जो लैंडफिल साइट है उसको क्लियर करेंगे 1 जनवरी 2024 तक। 850 करोड़ का वादा दिल्ली सरकार ने मार मारी, और महापौर महोदय, आपके द्वारा भी 2% जो राशि कम कर दी गई। मेरा आपसे निवेदन है, जो आपने राशि कम की है 25%, इसको कम से कम 35% किया जाए, क्योंकि बिना पैसे के ना पहाड़ कम होंगे और ना ही कोई मशीनरी आएगी, वो आपकी जो योजनाएं धरी की धरी रह जाएगी। नई टेंडर प्रक्रिया द्वारा कूड़ा उठाने की कंपनियों का चयन करने की जगह पुरानी कंपनियों को विस्तार दिया जा रहा है। पुरानी कंपनियों ने कोई काम नहीं किया, जैसे आपके निगम पार्षद बोल रहे हैं। महापौर महोदय, इसका कारण क्या है? इसके कारण पे जाना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी,
आपने गोलमाल किया, उनको भी एक सेंक्शन दे दी। हम यही तो बोल रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी बनाइए, हम यही तो कह रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी बनाइए। अगर आज स्टैंडिंग कमेटी बनी होती तो आप लोगों को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। नई कंपनियां आती, बड़े काम होते, कूड़े के बाहर खत्म होते। जैसे कि बजट भाषण में बताया गया, तीनों लैंडफिल साइटों पर लेगेसी कचरी के पृथक्करण के लिए ट्रामल मशीनें लगाई गई, जिसने नवंबर 2023 तक लगभग 102 लाख मीट्रिक टन कूड़े को सर्वेक्षण किया। लेकिन आप सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने चुनावी वादा किया था इन तीनों सैनिटरी लैंडफिल साइटों को 1 साल के दौरान खत्म कर देंगे, जो कि एक चुनावी वादा ही बनकर रह गया। डेट दी गई थी 1 जनवरी 2024। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, ना तो कोई नई ट्रैवल मशीन खरीदी गई, ना ही कोई नई टेक्निक लाई गई, ना ही इस मद में दिल्ली सरकार की ओर से आने वाला 850 करोड़ रुपया निगम को प्राप्त हुआ। ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, जो अपनों से ही झूठ बोल रही है। दैनिक वेतन पर लगाए गए सफाई कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बकाया आदि का भुगतान करने की आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 23-24 के संशोधित बजट और 24-25 के बजट प्रावधान में समुचित वृद्धि की जानी अपेक्षित है। आम आदमी पार्टी सरकार सफाई कर्मचारियों की कल्याण की बात करती है कि लेकिन स्थिति बिल्कुल ही इसके विपरीत है। सफाई कर्मचारियों को अभी तक वर्दी भी नहीं मिली है, न ही पर्याप्त मात्रा में सफाई संबंधित उपकरण भी दिए गए हैं। इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों के लिए विश्राम गृहों की भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई। निगम द्वारा अपने राजस्व को बहुत बड़ा हिस्सा सफाई व्यवस्था पर खर्च किया जाता है, किंतु सफाई व्यवस्था पर इतना भारी भरकम राशि व्यय करने के बावजूद निगम क्षेत्र में सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है। ठेकेदारों को उनके द्वारा किए गए कार्य का समय पर भुगतान न होने की वजह से घरों से कूड़ा एकत्रित नहीं किया जाता, जिससे गलियों सड़कों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इस स्थिति को अविलंब सुधारने की आवश्यकता है। महापौर जी, नगर निगम में 4 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने के नाम पर बताया जाता है कि आपकी सरकार ने ओखला, नरेला, भवाना, तेखंड और गाजीपुर में प्लांट लगाए हैं। यहाँ पर 6550 टीपीडी कचरे को संसाधित कर बिजली बनाई जाती है। इस संबंध में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये चारों प्लांट भाजपा शासनकाल के दौरान ही स्थापित किए गए थे। इसके बाद आपकी सरकार ने क्या किया? कहा गए आपके मुंगारी, कहाँ गए वो आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो दिल्ली की साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के थे। मैं ये उल्लेख करना चाहूंगा कि विभिन्न प्रकार के चलानों के लिए निगम में निगम मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की हुई है। उनकी सैलरी व अनेक सुविधाओं पर निगम को इतनी ज्यादा राशि खर्च करनी पड़ती है जितना उनका काम नहीं है। बेवजह व्यापारी वर्ग का चलान काटने की वजह से निगम की छवि खराब होती है। ऐसी स्थिति में निगम के लिए ये घाटे का सौदा साबित होता है। सफाई कर्मचारियों को सुविधाएं, जैसा कि बजट भाषण में बताया गया कि सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निगम के अपने राजस्व से तथा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगाए गए संयंत्रों तथा खरीदी गई मशीनों का उल्लेख किया गया। किंतु मेरा मानना है कि सफाई कर्मचारी सफाई व्यवस्था के सूत्रधार हैं और उनके सहयोग के बिना सफाई सेवाएं बेहतर होने से वेस्ट टू वंडर पार्क और भारत दर्शन पार्क का वर्णन किया गया है, जो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं। ये दोनों प्रोजेक्ट वेस्ट टू वंडर पार्क और भारत दर्शन पार्क, ये दोनों प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी शासन के काल के दौरान बनाए गए थे, जिनकी विदेशी पर्यटकों द्वारा भी प्रशंसा की जाती है। ये सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। शहीदी पार्क में बनाए गए वेस्ट टू आर्ट पार्क को भी बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा बजट दिया गया था। महापौर महोदय, उद्यान विभाग के लिए मैं कुछ निम्न सुझाव भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। निगम के पास मालियों की काफी संख्या में अभाव है, जिस कारण एक माली के जिम्मे कई पार्क होते हैं। इसी वजह से किसी भी पार्क का सही प्रकार से रख रखाव नहीं हो पाता है। इसे देखते हुए निगम द्वारा मालिकों की भर्ती अत्यंत आवश्यक है। पार्कों के लिए बिजली के खंभे, मोटर्स एवं मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के तौर पर लिया जाए। पार्कों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। आम पार्टी सरकार द्वारा ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर नियमित मालियों की भर्ती की जाए।
पीपीपी स्कीम के अंदर दिल्ली सरकार के बराबर की राशि का प्रावधान किया जाए, जिससे आरडब्ल्यू सुचारू रूप से कार्य कर सके। आरडब्ल्यू को पार्कों में आने वाले औजारों का भी बजट दिया जाए, ताकि आरडब्ल्यू यहाँ पर मालिनी है वो काम करवा सके। सभी पार्कों की जालियां ग्रिल्स को प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार पेंट जरूर किया जाए। सामुदायिक सेवाएं विभाग, दिल्ली नगर निगम में 250 वार्ड है, इनमें से कई वार्ड ऐसे हैं जहां एक भी सामुदायिक भवन नहीं है। अतः प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक सामुदायिक भवन के फार्मूले के अनुसार नए सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए विशेष बजट की व्यवस्था दिल्ली सरकार द्वारा करनी चाहिए। वर्तमान सामुदायिक भवनों की मरम्मत तथा बिजली, पानी, चारदीवारी आदि की समुचित व्यवस्था करने के लिए एडिशनल बजट की एलोकेशन की जाए। जो भी बजट प्रावधान किया है उसको भी पूरा यूटिलाइज किया जाए। सामुदायिक भवन के किराए को दोगुना कर दिया गया है। जहां पहले सामुदायिक भवन का किराया 8,000 रुपये था, अब वो 18,000 तक हो गया है। सामुदायिक भवन के किराए को पुनः संशोधित करके पुराने किराए की राशि ही गरीब जनता से लेनी चाहिए। निगम के पास जो जिम और सीनियर सिटीजन मनोरंजन केंद्र है उनमें ना तो समुचित उपकरण है, ना ही पर्याप्त कर्मचारी। अतः उनकी व्यवस्था करने के लिए बजट में समुचित प्रावधान किया जाए। निम्न वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कम्युनिटी हॉल को किराए पर छूट दी जाए। उपरोक्त योजनाएं जैसी अन्य योजनाएं भी सत्ता पक्ष द्वारा लागू की जानी चाहिए। श्रम कल्याण विभाग, दिल्ली नगर निगम में 1.5 लाख से भी अधिक अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, परंतु उनके कल्याण के लिए निगम प्रशासन के पास पहले तो सार्थक योजनाएं हैं ही नहीं, और जो भी हैं उन्हें प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया गया। श्रम कल्याण विभाग दिल्ली नगर निगम सबसे उपेक्षित विभाग है। श्रम कल्याण विभाग प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के बीच सेतु का काम करता है। इसके लिए इस विभाग के सशक्त और सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि निगम के श्रम कल्याण विभाग में पूरा स्टाफ नहीं है, वो अनेक पद रिक्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन कर्मचारियों के कल्याण के लिए उदासीन है। नगर निगम के अधिक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी सीधा पेरोल पे हैं, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर्स डीओ थर्ड पार्टी के द्वारा हैं, जिसका समय समय पर कॉन्ट्रैक्ट होता है और जिसमें डीओ को 20 या 22 दिन की ही सैलरी मिलती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर पूरा प्रभाव पड़ता है। मैडम, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को दोहरी मार पड़ती है, एक तो बेचारे वैसे ही सोशली वीक है, उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति भी हम खराब कर देते हैं जब उनको 30 दिन के बजाय 20 या 22 दिन की सैलरी मिलती है। कॉन्ट्रैक्ट पे कार्य करने वाले डीओ दिल्ली नगर निगम में सीधे तौर पर अनुबंध के आधार पर इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। कर्मचारियों की यूनियन के समय समय पर मांग पर आते रहे हैं, जिनका समय पर निपटान न होने के कारण विभिन्न कर्मचारी संगठनों में असंतोष उत्पन्न हो जाता है। शायद इसी कारण पिछले वर्ष और चालू वर्ष में कई कर्मचारी संगठनों को हड़ताल पर और जो कोर्ट में जाने के लिए विवश होना पड़ा। किसी ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि सफाई कर्मचारियों को अपनी मांगों के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। कर्मचारियों को अपना बकाया राशि पाने के लिए वकीलों को पैसे देने पड़ेंगे और न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। यह प्रशासन एवं सत्ताधारी दल दोनों के लिए बड़ा शर्मनाक है। पद नियुक्ति पर आए अधिकारियों की मनमानी के चलते हजारों कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हो रही। समय पर डीपीसी की बैठक न होने के कारण वर्षों तक वो नियमित नहीं हो पाए। तदंतर करंट ड्यूटी चार्ज पर पदोन्नति कर दी जाती है। उनके काम बड़े पद के लिए जाते हैं, वेतन छोटे पद का दिया जाता है। यही कारण है अनेक अधीक्षक, आशु लिपिक, अपर लिपिक अगले पदों पर उनकी प्रमोशन नहीं होती और उनको असंतोष की वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा कैशलेस चिकित्सा सहायता के लिए एक मुश्त राशि, जो हमारे जितने रिटायर्ड लोग हैं वो एक मुश्त पैसा जमा कराते हैं रिटायरमेंट के समय। मगर कितने दुर्भाग्य की बात है, जब वो कैशलेस सुविधा के लिए जब वो जाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर तो उनको मना कर दिया जाता है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम द्वारा उन अस्पतालों में, क्योंकि निगम के पास पैसा नहीं है, मगर आप लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा है, अगर आप लोगों के पास पैसा है तो हॉस्पिटल्स को पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? रिटायर्ड लोगों को कैशलेस स्कीम का फायदा क्यों नहीं हो रहा? मेरा मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में कर्मचारियों का सबसे बड़ा कल्याण इस बात में है, उनमें समय पर वेतन मिले, उनकी बकाया राशि बिना डिले के मिले, सेवानिवृत्त रिटायर्ड लोगों को, कर्मचारियों को और रिटायर्ड लोगों को उनके जो लाभांश हैं उनका भुगतान हो, दैनिक वेतन पर लगे तथा कॉन्ट्रैक्ट पर लगे सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को अविलंब नियमित किया जाए, जैसा कि आप लोगों ने कहा था, जैसे कि आपने चुनाव के समय वादा किया था। उपरोक्त सभी कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप बिना विलंब के इनको पूरा करें। आम पार्टी की नेतृत्व अक्षमता,
महापौर महोदय, दिल्ली नगर निगम की जिम्मेवारी पूरी दिल्ली की जनता को अनेक प्रकार की सुविधाएं देने की है। इसके लिए निगम में अत्यंत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल और शक्तिशाली पद होते हैं, किंतु बहुत दुख की बात है कि निगम के गठन के लिए 1 साल होने तक स्थायी समिति का गठन नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक मुद्दे जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी ना होने के कारण अटके हुए हैं। मुझे सदन की एक ऐसी भी सदा याद नहीं है जिसमें स्थायी समिति व अन्य समितियों की गठन की मांग न उठाई हो। ये सत्ताधारी दल की जो अक्षमता को दर्शाता है। निगम सभा में अगर कोई फैसला लिया जाता उन पर विभागीय जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई क्यों नहीं होती, उसका कारण स्टैंडिंग कमेटी है। उन प्रस्तावों को ना तो एग्जीक्यूट किया जाता है, ना ही उसका कोई आकलन किया जाता है। सदन एवं समितियों की बैठकों के प्रति गंभीरता का अभाव। जब से निगम का गठन हुआ मैं स्टैंडिंग कमेटी और अनेक कमेटी के गठन को लेकर मांग करता आया हूं, परंतु उसके सत्ता पक्ष द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता। मैडम आई चलाई की जाती है और ये सोचा जाता है कि स्टैंडिंग कमेटी को, क्योंकि आप लोग मेजोरिटी में, तो स्टैंडिंग कमेटी की पावर को आप ग्रैब कर लेंगे। मगर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि निगम है वो डीएमसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। सदन की महीने में मुश्किल से एक मीटिंग होती है, वो भी शोर शराबे में खत्म हो जाती है। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें डिस्कस नहीं जाते। स्टैंडिंग कमेटी का मैडम गठन होना चाहिए। वित्त संबंधी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो प्रस्ताव है स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से ही सदन में लाए जाते हैं, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि निगम के गठन में 1 साल होने के बावजूद भी स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ। सत्ताधारी दल की ये नेतृत्व अक्षमता के कारण जो प्रशासन है निरंकुश और स्वेच्छाधारी हो गया। मैडम जितने भी कर्मचारी अधिकारी जो हैं, जो आज सभी निगम पार्षदों को कहना नहीं मानते और सभी जो निगम पार्षद परेशान है, इसका मेन कारण ये है ना कोई स्टैंडिंग कमेटी बनी, ना कोई वार्ड कमेटी बनी, ना कोई एडहॉक कमेटी बनी। तो इन सब का मैडम होना बहुत जरूरी है। इनसे सदन की गरिमा भी खराब होती है। संपत्ति कर महापौर महोदय, संपत्ति का दिल्ली नगर निगम की आय का एक प्रमुख स्रोत है। निगम के आंतरिक राजस्व का लगभग 1/4 हिस्सा इसी स्रोत से प्राप्त होता है। इसके बावजूद निगम द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। यदि कोई अपना हाउस टैक्स जमा करवाना चाहे तो विभाग, मैडम ये नई बात शुरू हुई है कि अगर कोई आदमी अपना हाउस टैक्स जमा करवाना करता है तो उसको कहते हैं 2004 से पर्चियां लेकर। 2004 से पर्ची लाना, ये बताइए आप, जिस आदमी ने 2015 में मकान खरीदा हो और उसके पास रिकॉर्ड ना हो, अगर आप पैसा ले रहे हैं तो रिकॉर्ड रखना ये आपका काम है। दिल्ली नगर निगम का काम है। लाखों रुपए के बिल जिसने 2000 रुपए देना उसको 2 लाख का बिल पहले थमा देते हैं। उसके बाद जो हाउस टैक्स का इंस्पेक्टर है उसे 50,000 रुपए लेगा, वो 52,000 में उसका फैसला कर देगा। मैडम पूरी दिल्ली नगर निगम के अंदर करोड़ों रुपए के ऐसे जो बिल हैं जो बनाए गए हैं, मैडम ये आपकी जो नेतृत्व के कारण ये हो रहा है। थोड़ा सा आप संजय कृषि डिपार्टमेंट के ऊपर, यदि कोई अपना संपत्ति कर जमा कराना चाहे तो विभाग के लोग 2004 से संपत्ति कर जमा करने का सबूत मांगते हैं, जबकि ये जिम्मेदारी निगम की है। वे सभी संपत्ति कर दाताओं का पूरा डाटा रखे। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या नगर निगम के पास कोई पुराना डाटा है या नहीं है? हाउस टैक्स में जो छूट दी गई संपत्ति कर के संबंधित उसे कम करने का प्रस्ताव, मैडम 15 साल भारतीय जनता पार्टी की लोग यहाँ पर सेवा करते रहे। सेवा करने के दौरान हर साल जो एमएसटी स्कीम आती थी, एमएसटी स्कीम में हम 30% की रिबेट देते थे, 15% की रिबेट देते थे। मगर जब से आम आदमी पार्टी आई है, एमएसटी स्कीम खत्म कर दी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आम आदमी पार्टी की आप तो ये कह रहे थे कि हम हाउस टैक्स माफ कर देंगे दिल्ली का, केजरीवाल जी ने घोषणा की थी हाउस टैक्स माफ कर देंगे। आपने तो हाउस टैक्स माफ नहीं किया बल्कि एमएसटी स्कीम को ही खत्म कर दिया। ये बहुत दुखदायी बात है। वर्ष 2022-23 में निगम को 2417 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई थी, जो कि भाजपा के शासन काल के दौरान थी। आम आदमी पार्टी आम माफी योजना के बावजूद भी हमने 2417 करोड़ रुपए की हाउस टैक्स इकट्ठा किया। किंतु बहुत ही खेद का विषय है, दिल्ली की जनता की मांग जो कि हमने सदन में अनेकों बार उठाई है कि आम माफी योजना लाओ जिससे दिल्ली की जनता का भला होगा, साथ ही साथ निगम का जो राजस्व भी बढ़ेगा। किंतु आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क नजर आता है। जहां एक बार आपने कहा था कि हम हाउस टैक्स खत्म कर देंगे, मगर हाउस टैक्स क्या आपने एमएसटी स्कीम में खत्म कर दी। महापौर महोदय, निगम के इतिहास में पहली बार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से भी हाउस टैक्स लिया जा रहा है। दिल्ली के गांव में सैकड़ों करोड़ रुपए के नोटिस भिजवा दिए गए। आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र की जनता को इसका कारगुजारी जवाब देगी। निगम में संपत्ति कर विभाग के इंस्पेक्टर द्वारा सीलिंग के नाम पर
जो टैक्स पेयर्स को डराया जा रहा है। दिल्ली का व्यापारी वर्ग, ग्रामीण वर्ग, शहरी वर्ग आज इंस्पेक्टर राज से छुटकारा चाह रहा है, जो कि आम आदमी पार्टी आय बढ़ाने के लिए कुछ अनेक सुझाव हैं जो निम्नलिखित हैं। निगम की खाली पड़ी भूमि पर आधार कार्ड बनाने के लिए सेंटर खोला जाए। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में चल रही दुकानों को जनरल ट्रेड और ट्रेड लाइसेंस जारी किया जाए। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में चल रहे फार्म हाउस, वाटिकाओं, निजी हॉस्पिटल्स, निजी शिक्षण संस्थाओं, पानी के प्लांट्स, मिठाई की दुकानों को भी लाइसेंस दिया जाए। निगम के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों की छतों पर मोबाइल टावर्स और ओन व्हील लगाने एक्शन हुआ। महरौली के अंदर दिल्ली का कूड़ा एनसीआर में डाला गया है, जिससे दिल्ली नगर निगम की बदनामी हो रही है, जिससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार कथनी और करनी में कितना फर्क है। केवल सफाई सफाई अभियान चलाने से दिल्ली का भला नहीं होगा। वसूली व्यवस्था को बंद कर देंगे। मैडम बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई कि हम लैंडर सिस्टम बंद कर देंगे, दिल्ली नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, अवैध निर्माणों को पेनल्टी लेकर नियमित करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आम आदमी पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने चुनावी वादा किया दिल्ली नगर निगम में वसूली व्यवस्था को बंद करेंगे, पर महापौर जी ऐसा होता कहीं दिखेगा। एक साल के अंदर दिल्ली नगर निगम में कितने अधिकारी कर्मचारी सीबीआई और एंटी करप्शन द्वारा पकड़ेंगे, ये दिल्ली की सरकार से कोई छुपा नहीं है। आप सरकार ने तो दिल्ली नगर निगम को करप्शन मुक्त करने का वादा किया था, परंतु आपकी सरकार दिल्ली नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पाई, बल्कि उनके अपने उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद और विधायक जरूर भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने की वजह से जेल की हवा खा रहे हैं। और आप भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हो, आप लोगों के मुंह से बात शोभा नहीं देती। आप सरकार ने वादा किया था दिल्ली नगर निगम के आधिकारिक क्षेत्र में किए गए सभी अवैध निर्माणों को पेनल्टी लेकर नियमित किया जाएगा, लेकिन पिछले एक साल में कोई भी ऐसी योजना नहीं लाई गई। इस संबंध में मैं आज समस्त दिल्ली वासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि पहला वादा भी झूठा निकला, दूसरा वादा भी झूठा निकला, केवल नियमित करने के नाम पर भ्रष्टाचार जरूर बढ़ गया है। पार्किंग समस्या का समाधान करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि पार्किंग की समस्या के लिए महापौर मध्य आम आदमी पार्टी की सरकार ने वादा किया दिल्ली में किसी व्यक्ति को पार्किंग की कोई समस्या नहीं होगी। ये आम आदमी पार्टी का तीसरा वादा था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा के शासन काल में जो पार्किंग बनाई गई या बनाए जाने की कार्य शुरू हुआ, वही उसके अलावा कोई नई पार्किंग नहीं बनाएगी। इसके अलावा आम पार्टी की सरकार के पास कोई नई पार्किंग दिल्ली नगर निगम में नहीं बनाएगी। एक और जहां हजारों वाहनों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली की जनता दिल्ली में हो रहा है, वहां एक साल के भीतर किसी भी नई पार्किंग का उद्घाटन नहीं किया गया, ना ही कोई ऐसी योजना पाइपलाइन में है। महापौर महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, एक साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया है? कोई नया प्रोजेक्ट आप लेकर आए हैं या नहीं आए? बल्कि पार्किंग माफिया से मिलकर आप लोग गुंडा राज की स्थापना करने में प्रयास कर रहे हैं। महापौर महोदय, आज हर गली के अंदर आपने पार्किंग साइटें खोल दी। कभी वेस्ट जोन से लोग आते हैं, कभी शालीमार बाग से लोग आते हैं, कभी पीतमपुरा से आते हैं। आपने गली गली के अंदर इन माफियाओं को आपने पार्किंग की जगह दे दी। बल्कि पार्किंग माफिया से मिलकर आप लोग गुंडा राज की स्थापना करने के लिए प्रयास आपने किया। जो जबरन वसूली का कार्य दिल्ली के लोगों से आप कर रहे हैं, जहां देखो दिल्ली में अनऑथराइज्ड पार्किंग चल रही है, जहां पर मनमाने ढंग से वसूली कर सिर्फ वो लोगों को परेशान किया जा रहा है। विभाग द्वारा लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी पार्किंग आवंटित की जा रही है। यहाँ केवल लोग दूध, ब्रेड, मक्खन जैसी रोजमर्रा के सामान लेने जाते हैं, वहां पर भी आपके जो पार्किंग के जो गुंडे हैं वहां उनसे पैसा वसूलते हैं। भाजपा शासन में कभी भी लोकल मार्केटों से पार्किंग शुल्क नहीं वसूला गया। महापौर महोदय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि दिल्ली की जनता से जुड़ी हुई है कि किसी भी लोकल मार्केट में कभी कोई पार्किंग शुल्क नहीं लिया गया। महापौर महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप ऐसे पार्किंग स्थलों को तुरंत व्यवस्थित करें। महापौर, बहुत ही चौथी इंपॉर्टेंट बात जो आपने वादा किया था कि हम आवारा पशुओं को समस्या का समाधान कर देंगे।
महापौर महोदय, आम आदमी पार्टी की सरकार ने वादा किया था दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या का हम समाधान करेंगे, परंतु देखने में आ रहा है जहां पर भी देखो हर जगह, हर चौराहे पे, हर गली में गायों व अन्य आवारा पशुओं का जमावड़ा नजर आ रहा है। हर रोज कोई ना कोई दुखद घटना होती है जहां तक सुनने में आता है कि आज वहां पर किसी गाय ने किसी को मारकर जख्मी कर दिया। यही हालात आवारा कुत्तों के भी है। दिल्ली में आप लोगों के पास कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है कि कितने कुत्ते दिल्ली में हैं। हर रोज कुत्तों को काटने की घटनाएं होती रहती हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आपके अधिकारियों से कोई सूचना इस संबंध में मांगी जाए तो उनके शाम सूझ जाता है। मेरे सहबा बताया जाए कितनी गाड़ियां आवारा पशुओं और आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने खरीदी है। कितनी नई गौशालाएं आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा बनाई गई। कितने नए कुत्तों के लिए नसबंदी सेंटर खोले गए। आपके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं है। आप तो केवल दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैडम, बहुत बढ़िया जो 5वां पॉइंट जो आम आदमी पार्टी ने वादा किया, दिल्ली में सड़कें गलियां बेहतर बनाएंगे, और जो सड़कें आपने बेहतर बनाई उसका मैं पढ़कर बताता हूं। आपकी सरकार ने जो वादा किया कि दिल्ली सड़कों को विश्व क्लास बनाया जाएगा, लेकिन लंदन पेरिस की बात हो रही थी, लेकिन देखने में ये भी आ रहा है कि जहां पर सड़कें टूटी हुई हैं वहां महीने तक रिपेयर नहीं हो पाता। G20 के दौरान भारत सरकार के द्वारा यदि दिल्ली की सड़कों को विश्वस्तरीय नहीं बनाया, वर्ल्ड लेवल पर नहीं बनाया जाता तो आज भारत की छवि विश्व स्तर पर धूमिल हो जाती है। कितनी शर्म की बात है। आप धन्यवाद कीजिए भारत सरकार एवं माननीय उप महापौर महोदय का, LG साहब का, जिन्होंने भारत की छवि को धूमिल होने से बचा लिया। मेरे साहिबा, जब आपके पास फंड ही नहीं है तो कॉलोनिया की गलियां कैसे बनेगी? इसका भी मेन कारण मैडम स्टैंडिंग कमेटी है। जितने भी पॉइंट घूम के आएंगे सब स्टैंडिंग कमेटी में हट जाएंगे। अगर आज से 1 साल पहले अगर आप स्टैंडिंग कमेटी बना देते तो इनमें से कोई समस्या रहनी ही नहीं थी। जिन पार्षदों ने चुनाव लड़कर जीता है, आज ये सभी पार्षद भले वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे हैं। कि आपके पास आंकड़ा है कि निगम में आम आदमी की सरकार ने 1 साल के अंदर कितने किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, कितनी RCC की सड़कें बनी हैं, कितने किलोमीटर सड़कों पर पैचवर्क किया गया? क्या आपके पास केवल हवाई बातें के अलावा कोई आंकड़े हैं? मैडम, जो 6वां पॉइंट, निगम के सभी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों का हालत सुधारेंगे। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं मैडम, मुझे वो केजरीवाल जी अपनी आंखों के सामने नजर आ रहे हैं। जब वो टीवी में बोलते थे तो हम वो ध्यान से सुनते थे। मेरा पर जरूर रहा हूं मगर मेरा ध्यान केजरीवाल जी के ऊपर जा रहा है। आप सरकार ने कितना झूठा वादा किया हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियों के नाम पर, जहां पर नकली दवाइयां थी। आम सरकार ने दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की हालत सुधारने तो उन्हें अपने स्तर का बनाने का वादा किया था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है ये वादा भी जुमला बनकर रह गया। महापौर जी, मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं कि आपने हिंदू गांव का दौरा किया मगर वहां की गाज गिर गई MS के ऊपर। मैडम, जहां जहां आप जाते हैं अपनी छाप छोड़कर आते हैं कि आपने हिंदू अस्पताल का दौरा किया। आपने आम आदमी पार्टी की सरकार को, अब मैं कहूंगा क्या बोलूं, मैं पूछना चाहता हूं कि आम पार्टी की सरकार ने जो वादा किया उसका क्या हुआ? कितना फंड हेल्थ व्यवस्था को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम को आवंटित किया? कितना पैसा आपने मशीनों को खरीदने में लगाया? क्या किसी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियों में बेड की संख्या बढ़ी या केवल कोरी बातों से ही आप काम चला रही हैं? मैडम, इसमें आपका भी कसूर नहीं। स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या कोई नया हॉस्पिटल डिस्पेंसरी बनाया? अगर आप हमारा कहना मान लेते तो आज हमें इतने बोलने की जरूरत भी ना पड़ती, ना हमारे पास कोई पॉइंट होता। महापौर जी, वर्ष 2024 के चुनाव आने वाले हैं। अभी चंडीगढ़ का रिजल्ट बहुत सफल आ गया, जिसमें जनता फिर आम आदमी पार्टी की सरकार को ढूंढने का कार्य करेगी। यहां पर एक कहावत है, आपका हुनर भी कमाल का है। सीएम जो केजरीवाल जी हैं तो बहुत हुनर के मास्टर।
आपका हुनर भी कमाल का है, वादा करते रहो फिर मुकर जाते हो। मैडम यू टर्न लेने के जो मास्टर हैं सीएम साहब, मैडम एक और 7वां पॉइंट, नगर निगम के सभी पार्कों को संभालेंगे और दिल्ली को पार्कों को राजधानी बनाएंगे। मैडम इतने प्यार से और इतने कॉन्फिडेंस से ये लोग बोलते हैं। मैडम 2 लोगों को सस्पेंड किया क्योंकि पार्क के अंदर कब्जा हो गया। मैडम बहुत बुरा हाल है, यहाँ पर अवैध पार्किंगें चल रही हैं जिसमें आपके नेता भी शामिल है। बहुत शर्म आती है मैडम ये बोलते हैं। इन पार्कों को सजाने और संवारने के लिए जब माली ही नहीं है तो विश्वसनीय कैसे बनेंगे। एक एक माली 10-10 पार्क देख रहा है मैडम, उनकी उम्र भी 50-55 साल की हो गई, वो बेचारे प्रूनिंग कैसे करेंगे। जब वह एक पार्क को देखता है तो दूसरे पार्क की हालत खराब हो जाती है, जब दूसरा देखता है तो तीसरे की हालत खराब हो जाती है। आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, पार्क ठीक नहीं होगा तो सस्पेंशन का भय खा जाता है। मालियों की मैडम जो भर्ती है 1 साल के दौरान आम आदमी पार्टी द्वारा रोकी गई, फिर कैसे आप पार्कों की स्थिति को सुधारने की बातें करेंगे। मैडम पार्कों में पानी के लिए पंप तक नहीं है, पार्क सूख रहे हैं। दिल्ली को पार्कों की राजधानी बनाने का सपना आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जो देखा करते थे वो महज केवल सपना और जुमला बन के रह गया। मैडम एक और बहुत जो बात सुनने में बड़ी सुखद थी, 8वां वादा दिल्ली सरकार का, 7 वादों की तो हवा निकल गई, 8वां वादा बहुत सुखद था। हम दिल्ली में आएंगे, निगम में आएंगे। मैं अपने सामने केजरीवाल जी को देख रहा हूं। दिल्ली के कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, बहुत दृढ़ता से बोलते पक्का किया जाएगा और समय पर सैलरी देंगे। आम आदमी पार्टी के सरकार ने जो वादा किया था दिल्ली नगर निगम में लगाए गए सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, सभी कॉन्ट्रैक्ट के लोगों को पक्का किया जाएगा। लेकिन 1 साल के दौरान कितने कच्चे कर्मचारी को पक्का किया गया, कहां गया तेरा वादा? इससे साफ साफ आंकड़ा आपकी सरकार के पास नहीं है। हाल ही में सैकड़ों कर्मचारी अधिकारी रिटायर हो रहे हैं, परंतु उनकी जगह पर कोई नई भर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं कर रही। जो कार्य भाजपा के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था उन्हीं कार्यों को आम आदमी की सरकार आगे बढ़ा रही है। एक और जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने चुनावी वादा किया था कि महीने की 1 तारीख को निगम के सभी कर्मचारियों, सभी अधिकारियों के खाते में उनकी मेहनत की कमाई पहुंचा दी जाएगी। ये भी घोषणा मात्र हुआ। 2 महीने की मैडम जो सैलरी पेंडिंग है, पता कीजिए 3 महीने की पेंडिंग है, क्योंकि सारे कर्मचारियों की पैसा तो आप खा गए मैडम। जो आपने कल दावत की, कितनी शर्म की बात है, कर्मचारी भूखा बैठा है, अधिकारियों को सैलरी नहीं मिली, वो मैडम आप दावत बना रहे 10-10 लाख रुपए दावत में, आपने हमें भी इनवाइट किया, मगर मैडम हमारी कॉन्शियस नहीं रहा हुई कि हमारे कर्मचारी भूखे हो, कर्मचारी के बच्चों को सैलरी ना मिले और हम लग्जरियस लाइफ लीड करें। मैडम हम खाने नहीं आए आपके यहाँ, हम चाहते थे कि लोगों को सैलरी मिले, हम खाने नहीं आए मैडम, क्योंकि ये भी एक घोषणा मात्र है, क्योंकि 1 साल में केवल 1 महीने की सैलरी, 1 महीने की सैलरी के ऊपर भी आपने 5,000 लोगों को इकट्ठा किया, 5,000 लोगों को इकट्ठा करके उसमें भी लाखों लोग लगाए, और जो अधिकारी, जो कर्मचारी पूरा महीना काम करता है उसके काम के बदले जो आप सैलरी देते हो कोई एहसान नहीं करते, उसमें भी केजरीवाल जी ने क्रेडिट लिया, जो बहुत ही दुख की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केवल 1 महीने की पहली तारीख को सैलरी देकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये तो उनका अधिकार है। कर्मचारियों अधिकारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिए जा रहे। इस समय तो मैडम आपकी डबल इंजन की सरकार है। सबसे बड़ा उदाहरण तो वर्तमान में देखने को मिल रहा है, दिसंबर की सैलरी जनवरी तक नहीं आई, मगर आपको 3 महीने पेंडिंग हो गया, उसको पढ़ने ही देखा है। महापौर जी केवल कहने मात्र से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, वहां पर जाकर पर दिखाना पड़ता है
हमारे कर्मचारियों के लिए आपने ऐसा क्या किया? महापौर महोदय जी, कर्मचारियों का 7वें वेतन आयोग का एरियर भी पेंडिंग है। आपके पास हो, आपकी ईमानदार सरकार के पास तो बहुत पैसा है, जनता भी आपको खूब टैक्स दे रही है, आपके सीएम साहब की भी डबल इंजन सरकार चल रही है, 70,000 करोड़ का बजट भी आपके पास है, मगर धरातल में कुछ नहीं है। हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही। कितनी शर्म की बात है। और सैलरी के नाम पर यहां पर मैडम दावत उठाई जा रही है, जो हमारे हलक से नीचे जा रही मैडम, क्योंकि आप तो सैलरी समय में नहीं दे पा रहे और एरिया की बात तो निरर्थक है। मैडम अभी हमारे जो विधायक जी भी कुछ बोलेंगे व्यापारियों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया के ऊपर। मैडम पार्षद कितने दुखी हैं, विधायक कितने दुखी है। पार्षद और विधायक दुखी का मतलब जनता कितनी दुखी है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं मैडम। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है इंस्पेक्टर राज बढ़ गया, मगर आपका तो वादा था हम इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे और भी समस्याओं से आपकी मुक्ति दिलाएंगे, मगर हमने तो मरा हुआ सांप अपने ऊपर डाल लिया, जनता ने मरा हुआ सांप अपने ऊपर डाल लिया। आम सरकार ने इतना भी वादा किया था व्यापारियों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इंस्पेक्टर राज को हम खत्म करेंगे, परंतु 1 साल के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ मैडम। व्यापारियों के अच्छे दिन आने थे, व्यापारियों के अच्छे दिन के आगे उनके बुरे दिन आ गए मैडम आपके राज में। मैडम जिस प्रकार से व्यापारी भाइयों को लूटा जा रहा है, आने वाले समय में ऐसी धोखेबाज भ्रष्टाचार केजरीवाल सरकार को किस तरह से निशाबूत किया जाएगा। 2000 के इलेक्शन में जैसे भी चंडीगढ़ का रिजल्ट आया है, 7 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। आम आदमी पार्टी की सरकार में हर तरफ से लूट मची हुई है, चाहे जन स्वास्थ्य विभाग हो, लाइसेंसिंग विभाग हो, फैक्ट्री विभाग हो, हाउस टैक्स हो, हर विभाग में चुन चुन कर व्यापारियों को लूटा जा रहा है और उनकी सुनने वाला मैडम कोई नहीं है। आज आम आदमी पार्टी सरकार के पार्षद इंस्पेक्टरों के साथ मिलकर व्यापारी को लूट रहे हैं मैडम, उनको कहने वाला कोई नहीं है मैडम। आज ये कहावत सिद्ध होती है, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही, वेरी गुड, बर्बाद गुलिस्तान करने को दिल्ली के अंदर एक ही उल्लू काफी था, हर साथ पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा मैडम। दिल्ली सरकार में भी आप, यहां पर भी आप, क्या हालत कर दी व्यापारियों की आपने, जब आपके मंत्री संतरी भी व्यापार के आरोप में जेल में बैठे मैडम, तो सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों का मैडम क्या होगा। मैडम आपका एक और वादा था, जो गरीब जनता के नाम पर आप जीत कर आए, मिनाटी के नाम पर जीत के आए, SC ST के नाम पर जीत के आए, दिल्ली का जो सिस्टम ठीक करने के आए। बहुत शर्म की बात है मैडम कि आपको मिनाटी एरिया में बहुत वोट पड़ता है मगर उनको पता नहीं पीठ के पीछे कैसे खंजर मारा जाता है। मैं अपनी बहनों को भी बताना चाहता हूं, आपके बच्चों को इन्होंने स्कॉलरशिप बंद कर दिया मैडम। रेहड़ी वाले, पटरी वाले समस्या का समाधान करने के लिए आपने वादा किया हम लाइसेंसिंग जोन बनाएंगे मैडम। आदरणीय महापौर जी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने वादा किया रेहड़ी पटरी वालों की समस्या का समाधान करने के लिए वेंडिंग जोन का हम लाइसेंस दे बनाएंगे, परंतु ऐसा लगता है कि रेहड़ी पटरी वाले गरीब लोगों को फ्री की रबड़ी दिखाने वाले सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। केवल मैडम आपको वोट देने का जो टैक्टिक्स है मैडम बहुत प्यारा है। 1 साल में आम आदमी की सरकार ने वेंडिंग जोन भी नहीं बनाया और उनकी समस्या का समाधान भी नहीं किया। मैं नेता विपक्ष होने के नाते मैडम ये पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली द्वारा निगम अधिकार क्षेत्र में कितने वेंडिंग जोन बनाए। मैडम ये भी आपका 10वां पॉइंट था कि गरीब को के लिए हम काम करेंगे मैडम। कितने लोगों को लाइसेंस दिया गया, यदि कोई आंकड़ा है तो उसको सार्वजनिक किया जाए। यदि ऐसा नहीं है, अभी तक केवल इंस्पेक्टर राज चल रहा है मैडम, जिसमें लूट खसोट हो रही है, क्योंकि आप लोगों को इलेक्शन हाथ भी दिल्ली में दिल्ली के अलावा पूरे देश में आपने इलेक्शन लड़ना है मैडम। इलेक्शन में पैसा कहां से आएगा, ये निगम ही सोर्स है। दिल्ली सरकार को आपने बेच चाहिए और यहीं पर आप पैसे इकट्ठा करें मैडम। निगम के खाते में कुछ नहीं बचा, केवल भ्रष्टाचारियों के पेट भरे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आगामी चुनाव में भी जनता को भ्रमित करने की कोशिश करेगी, लेकिन अब जनता समझदार है, आपका तख्ता
पलट दिया जाएगा और 7 में से 0 नहीं मिलेगा। महापौर जी, ये आम आदमी पार्टी सरकार की 10 गारंटियां हैं। जब मैं 10 गारंटियां बोल रहा था तो मैं जरूर बोल रहा था, मगर मैं आत्मा से रो रहा था, जिनके द्वारा दिल्ली की जनता को गुमराह किया गया और ये वोट हासिल किया गया। इन 10 वादों को देखते हुए से एक कहावत याद आ गई। 10 वादे आपने किए थे, तुम भूल गए शायद। महापौर महोदय, आप तो चलो 1 साल पहले आए, मैं केजरीवाल जी को ये सुनाना चाहता हूं, 10 वादे आपने किए थे, आप भूल गए शायद। कसमें भी तुमने खाई थी, तुम भूल गए शायद। महापौर महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। महापौर महोदय, मैडम, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय देकर अपने दायित्व का निर्वहन करने का अवसर दिया। मैं नेता सदन मुकेश गोयल जी, आपका भी, तथा निगम के सभी माननीय सदस्यों, आले तो मेरा भाई है, जिन्होंने मुझे शांतिपूर्वक सुना, क्योंकि कॉमन है ना नई इकबाल दोनों में। मैं निगम आयुक्त कमिश्नर साहब का, सभी उच्च अधिकारियों का भी उनके प्रति सहयोग के लिए आभारी हूं। मैं निगम पब्लिकेशन के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, विशेष रूप से मेरे कार्यालय के सभी कर्मचारियों का, मुकेश शर्मा जी हैं यहाँ पर, रंजीत जी हैं, और सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने, और अपने सभी निगम के पार्षदों का, जिन्होंने इस बजट स्पीच बनाने में मुझे बहुत मदद की, प्रकाशन में हार्दिक सहयोग प्रदान किया। मैं सभी समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों के प्रतिनिधियों का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जो हमें निरंतर अपने ड्यूटीज के प्रति अदा करते हैं तथा हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी शांति बनाए रखे, सभी माननीय सदस्यों की दरख्वास्त है। धन्यवाद। यहाँ पर प्लीज आप ऐसी बात नहीं करिए, सिर्फ नगर निगम सभी पार्षदों से, विपक्ष के पार्षदों से भी अपील है कि हमारे बड़े विधायक जी कुछ अपनी समस्या बताना चाहते हैं, इनको भी ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो समस्या बता रहे हैं सभी की समस्या है। तो महापौर महोदय, आप जी बताइए। माइक, अच्छा, इससे आवाज नहीं आ रही क्या? मैं धन्यवाद करना चाहूंगा महापौर महोदया का, सदन के अंदर बैठे हुए नेता विपक्ष राजा इकबाल जी का, दूसरी ओर बैठे हुए नेता विपक्ष नाजिया दानिश जी जो कांग्रेस पार्टी से हैं, और सभी विधायकों का। ठीक है, मैं सदस्य आम आदमी पार्टी का हूं, सरकार की तरफ से इस सदन के अंदर भेजा गया हूं। ये समस्या मेरी अकेले की नहीं है, ये समस्या मैं सभी पार्षदों की तरफ से, विधायकों की तरफ से, दिल्ली के आम नागरिक की तरफ से, जो दुकान कर रहे हैं, फैक्ट्री कर रहे हैं, उनकी तरफ से उठा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से सुनना। आज ये समस्या मेरे साथ में पैदा हुई है, कल आपके साथ भी हो सकती है और हुई भी होगी, क्योंकि जनता के प्रति चाहे कोई भी चुना हुआ नुमाइंदा है, वो चाहे आम आदमी पार्टी का है या बीजेपी का है या कांग्रेस का है या निर्दलीय है, अपने बलबूते के ऊपर जीतकर आया है, तो ये समस्या सभी की है। इस बात में कोई दो राय नहीं। नेता विपक्ष राजा इकबाल जी ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि इस समय में अफसरों के ऊपर लगाम नहीं है। मैं सैल्यूट करता हूं आपको भी और महापौर महोदया को भी कि आपने मुझे इस मौके के ऊपर, इस बात के ऊपर बोलने के लिए मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज के दिन
चाहे कोई लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर है या हाउस टैक्स से संबंधित है, इतने इतने गुर्गे पाल रखे हैं इन लोगों ने प्राइवेट तौर के ऊपर, फैक्ट्रियों से उगाही कर रहे हैं, रेडियो से उगाही कर रहे हैं। सरकार का लाभ की भी थी, आरोप हम लोग भी लगाते थे, सरकार आज हमारी भी है। इसको राजनीति के तहत न लेकर ये नहीं सोचना कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने इस मुद्दे को उठाया है तो बीजेपी वाले इसके ऊपर कटाक्ष करें, या बीजेपी ने उठाया है इस मुद्दे को तो आम आदमी वाले किसी के पक्ष के अंदर आए या उसके अंदर आए। मैं एक व्यक्ति के खिलाफ, जिस व्यक्ति के खिलाफ एक फैक्ट्री वाले ने कंप्लेंट दी हुई थी, ये कॉपी मैंने कल भी लेके आया था, आज भी आपको ये टेबल कर रहा हूं। नेता विपक्ष राजा इकबाल जी के पास भी, मैं नाजिया जी के पास भी ये कॉपी दे रहा हूं, ये आगे दे हुई है पास सर्कुलेट करो, इससे से मिली है। और भी साथियों के पास एक बेंच पे एक कॉपी पहुंचा दो। मैं सीरियल के अनुसार जब से ये कार्रवाई चल रही है सभी के पास मैं भेजना चाहूंगा। ये और भी बहुत सी कॉपी है जो बाहर में रखी है अभी, बात को भी रखा। कोई जी, सबके पास कॉपी चली जाएगी, आप अपने विचार रखिए। एक व्यक्ति के खिलाफ में सबसे पहले विजिलेंस के अंदर कंप्लेंट की, 7 नंबर के ऊपर देखना जी, 49 से 50 नंबर तक, 49 और 50 नंबर पेज है, ये जो फ्रंट के ऊपर लगा के समरीज की। विजिलेंस ने नामजद कंप्लेंट की है कि वो व्यक्ति को धमका रहा है। विजिलेंस ने डीसी नरेला को वो कंप्लेंट भेज दी कि इस व्यक्ति के खिलाफ आप जांच करें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस व्यक्ति को वहां से हटाया तक भी नहीं गया, उल्टे उसी व्यक्ति ने उस फैक्ट्री वाले को धमकाना चालू करा और उस व्यक्ति को डर के मारे, क्योंकि उसकी 1 2 3 4 5 मालो ग्राउंड पहुंचते, धमकाना चालू करा कि तेरे को बर्बाद कर देंगे। बर्बादी के डर के आगे तो व्यापारी हमेशा झुकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं, चाहे वो नरेंद्र गोयल है या राजा इकबाल है या कोई भी व्यक्ति है, सारे के सारे इस बात के लिए झुक जाते। उसको मजबूरन कंप्लेंट वापस लेनी पड़ी। उसके बाद से फिर दिवाली के ऊपर उसकी फैक्ट्रियों को हाउस टैक्स के नाम के ऊपर सील कर दिया गया। दिवाली के ऊपर हर व्यक्ति चाहता है कि उसका रोजगार हो, उसका काम हो। उस व्यक्ति ने 42 लाख रुपए हाउस टैक्स जमा करवा के बाद में डीसील करवाया, जो इसके अंदर बकायदा वो दिया गया है सब कुछ। और जो एक लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर है उसका क्या हक बनता है, ये लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूं, मीडिया के साथियों से भी कह रहा हूं, बेशक इस बात को आज लाइव कर ले आप, इसको जन जन तक पहुंचाना चाहिए। यदि मैं कहीं पर झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ इस सदन के अंदर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं ये अपने 4 पेज ब्लैंक लेके आया हूं, आज भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मैं नेता विपक्ष को भी दूंगा और नेता विपक्ष दूसरों को भी दूंगा, कमिश्नर साहब को भी दूंगा और आपको भी दूंगा, क्योंकि इस समय की जो गुंडागर्दी मच रही है वो बड़ी ही दर्दनाक है। दिवाली के ऊपर उस व्यक्ति की फैक्ट्री को सील किया गया, उसने हाउस टैक्स जमा करवा के फिर से किया, जिसके अंदर जो सबसे पहली कंप्लेंट थी 30 के अंदर, ये नामजद है जो नंबर 1 के ऊपर लिखी है मैंने, सुनील मान, ये नामजद है। एक मिनट, आप 1 मिनट ठहरिए, 1 मिनट।
आपने मुझे बाहर भी कहा था कि मतलब ये अलग से कमरे में बैठ के शूट हुए। हाँ, गिरजा जी एक मिनट आपने मुझे बाहर भी कहा था कि कमरे में बैठ के शूट हुए। बैठिए। ये चर्चा कुछ भी हो सकती है। गिरजा जी 2 मिनट हाँ। बैठिए, 2 मिनट का समय दीजिए। आप 2 मिनट का समय दीजिए। बैठिए। उसके बाद चौधरी जी बैठिए। शेरावत जी उसके बाद बैठिए। 3/11 बैठिए। बैठिए गिरजा जी। 3/11 के अंदर असेसमेंट ऑर्डर, 6/11 के अंदर डीसीबी के ऑर्डर, 9 से 11 नंबर पे आपको डेट चाहिए और 20/5 से लेकर 2/11 तक, 20/5/2023 से बात कर रहा हूं मैं, और 28/11/2023 तक सुनील मान नाम के इंस्पेक्टर के साथ जो एलआई है, ये फोन नंबर इसके ऊपर भेजा हुआ मैंने, इसके ऊपर व्हाट्सएप चैट, इसके ऊपर उसने अगले के बिजली के बिल मांगे, हाउस टैक्स की रसीदें मांगी। एक लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर का क्या हक है कि वो उस व्यक्ति से थ्रेटिंग करके बिजली के बिल भी लेगा, आपसे हाउस टैक्स की रसीद भी लेगा? क्या बनता है भाई वो? इसके मतलब सीधा सीधा गुंडागर्दी है या नहीं है? गुंडागर्दी है या नहीं है? ये गुंडागर्दी मिटनी चाहिए या नहीं मिटनी चाहिए? अभी आएगा, टर्मिनेट का भी आएगा, मैं टर्मिनेट का भी लूंगा। आपके राजा इकबाल जी और माननीय महापौर महोदया, आपके व्हाट्सएप के ऊपर मेरे ऊपर अभी एफआईआर हुई है इस केस के अंदर, आपको एफआईआर की कॉपी भेजी है। आज मेरे ऊपर हो या कल को आपके ऊपर भी होगी। इसके बाद गोयल जी थोड़ा सा दरख्वास्त है, आप 2 मिनट अपने विचार। कॉपी ऑफ कंप्लेंट महापौर जी भेजी थी, 8/12 के अंदर मीटिंग हुई है, ठीक है जी। एक कॉपी डिप्टी कमिश्नर साहब ज्ञानेश भारती जी को भेजी हुई है, एक कॉपी अंजू जी को भेजी हुई है और एक कॉपी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेजी हुई है। ये 28/1 को आई है, अभी भेजी है। ये 19/1 को भेजी है शो कॉज नोटिस, जो डीसी मिरेंडा जॉन के साइन है। शो कॉज नोटिस कभी भी डीसी नहीं काटता है, एडीसी तक वो काम चल जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर तक वो काम चल जाता है। यहां पर देखिए कितनी बड़ी मिलीभगत है। एक डीसी शो कॉज नोटिस काटने लगा आज के दिन, कितने शर्म की बात है। डीसी के पास बहुत काम होते हैं, ना कि किसी से पैसे की उगाही के लिए इन बंदों को भेजना। इस मामले के ऊपर पूरा सदन इसको शॉर्ट में करके कंप्लीट करिए थोड़ा जल्दी। कंप्लीट तो मैं कर दूंगा, जी कंप्लीट भी करने के लिए आया हूं या खुद कंप्लीट हो जाऊंगा, मैं इस बात में को दोहराई। मुझे पता है, मुझे इस बात का भी पता है, इस सदन से बाहर निकलने के बाद मेरे साथ में क्या हो उसका, मुझे इस बात का पता है कि कौन कौन आदमी कितना कितना दबाव मेरे ऊपर भी डालता है, लेकिन सच की आवाज के आगे ना तक दबाओ और ना दबूंगा। इसके बाद ये केजरीवाल जी की और किसी की बात नहीं है, मैं जो बात कह रहा हूं इसके अंदर 10 नंबर के ऊपर है जी 24/1/2024 को सिविल के ऑर्डर देते हैं डीसी नरेला जोन, 10 नंबर के ऊपर डीसी नरेला जोन सिविल के ऑर्डर दे रहे हैं और 24/1 को
मैं वहां पर जाता हूं, मैं ये कहता हूं भाई सामने वाले को कभी मौका देना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए थे, उसने उसका विरोध किया था। उससे पहले 36 वादे थे। वो व्यक्ति सुनील मान और प्रदीप टोकस जो हाउस टैक्स का भी है और एक लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर, दोनों के नाम दे रहा हूं मैं यहां पे। गोयल जी, प्रदीप टोकस, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, आज हमारे वैसे बजट का सेशन था, हाँ, आप इसको मालूम है। शॉर्ट में करके इसको खत्म करिए, मैं कंक्लूड भी कर दूंगा कंक्लूड करिए इसको, क्योंकि मुझे कंक्लूड करना आता है इसको। आप इसको 2 लाइनों में एक मिनट। कंक्लूड करिए। इसके बाद जब मैं वहां पर जाता हूं, मेरे को खुद अब आगे सुनने के लिए जैसे, क्योंकि आप भी अपने एरिया के अंदर चले जाते होंगे, मैं दिल्ली सरकार की तरफ से इस सदन के अंदर आता हूं, मेरे पास दिल्ली का कोई भी व्यक्ति आस्था है, मैं इस सदन का सदस्य हूं, मेरे बराबर के अंदर ही, क्योंकि जहां पर मेरी सीमा खत्म होती है ठीक उसके बाद में उस विधानसभा की वो सीमा स्टार्ट हो जाती है। उन्होंने अप्रोच किया मुझे कि हमारे साथ में ये अन्याय हो रहा है। मैंने भी आपके साथ अन्याय किस प्रकार से हो रहा है, पहले 3 लाख मांगे, एक की सिफारिश करवा दी, 5 हो गए, बोला नहीं सिफारिश होगी, अब 5 हो गए, और एक की और सिफारिश करवा दी, अब बोला 7 हो गए। जिस प्रकार से किसी के बच्चे को, 1 मिनट थोड़ी बात बैठ जाओ, 1 मिनट मैं बता रहा हूं, 1 मिनट मैं वही बता रहा हूं, ये कार्य ऐसे हो रहा है जैसे किसी के बच्चे का कोई गुंडा कर देता है और पुलिस में शिकायत कर देता है, तो पुलिस के भी पैसे उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। ये इस प्रकार की गुंडा करती है। गोयल जी, इसको कंक्लूड कर दीजिए। जब मैंने विरोध किया और उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, थाने के अंदर गए, थाने के अंदर नामजद मैंने कंप्लेंट करवाई, उस व्यक्ति की एमएनसी करवाई, एमएनसी के अंदर दारू का रेट आया जो पैरामीटर के ऊपर है, जो मीटर से चेक करते हैं उसके ऊपर 42, लेकिन डॉक्टरों पे दबाव डाल के, ये बात है महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल की, तो 26 पॉइंट उसके ऊपर वो दिया उन्होंने अल्कोहल। ड्यूटी के दौरान जो व्यक्ति गए हुए हैं, सुनिए बात, जो व्यक्ति ड्यूटी के दौरान गए हुए 26 लिखा, मैंने भाई एक जगह और जांच करवाओ, दूसरी जगह जांच करवाई, सुबह से शाम हो गई, पुलिस की इसके अंदर मिली भगत के अंदर मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि उसके बाद एक मीटर के अंदर आया 100 पॉइंट आई, हो सकता कि गलत भी हो या सही हो। उसके बाद ब्लड सैंपल लिया उस आदमी का और पुलिस की मिली भगत देखिए। एक सेकंड, आप माननीय सदस्य एजेंडा में नहीं था तो एजेंडे ले लेंगे, सुनिए, हाँ मैं वही कह रहा हूं, इसी के अंदर आप बाकी चर्चा एक मिनट करेंगे कमरे मैं मिशन साल को दे रहा हूं, सुनिए बात, इसके अंदर मैं बता रहा हूं ब्लड सैंपल जिस व्यक्ति का लिया गया है, तो उसी समय वो लैब के अंदर जाना चाहिए एफएसएल होने के लिए, एफएसएल के अंदर जाएगा नहीं जाएगा, आज तक नहीं गया। कितनी बड़ी मेरी बात है, कितना बड़ा पैसों का खेल है। उसके बाद मेरे पास में प्रेशर आ रहा है, अब मेरे खिलाफ एफआईआर नामजद हुई है और ये आप लोगों के पास उसकी कंप्लेंट की कॉपी भी भेजी, आपके पास भेजी, जो मैंने दी थी और उसने दी थी। पुलिस उसके खिलाफ तो एफआईआर अब तक नहीं करी और मेरे खिलाफ एफआईआर का ये फर्रा भेज दिया। कितनी बड़ी ये शर्म की बात है। यदि इस मामले के ऊपर सारा का सारा सदन एक है, आपको लगता है कि आपका ये भाई आप बिल्कुल सच बोल रहा है, तो मुझे सदन के अंदर रखना, वरना मेरा रेजिग्नेशन लेटर अभी के अभी ले लेना, मैं पेश कर। तो ये मैं साफ बात कह रहा हूं, आपसे आग्रह कर रहा हूं महापौर महोदया,
कमिश्नर साहब यहां पर बैठे हैं, डीसी नरेला जोन को भी, और तो ये हर बात है। आपने मेयर साहिबा को नहीं बताया? मेयर साहिबा ने पहले एमएस को सस्पेंड किया था, दरोगा को सस्पेंड किया, क्यों नहीं किया अभी तक? ये कल यही चर्चा करनी थी, कल यही चर्चा करनी थी। गोयल साहब, क्योंकि आपका मुद्दा हो गया। ये देखिए, मैं साफ बात कर रहा हूं, ये आश्वस्त करे मुझे, ये आश्वस्त करे कि डीसी नरेला जोन वहां पर उस सीट के ऊपर नहीं रहना चाहिए, ये एलआई नहीं रहना चाहिए, हाउस टैक्स इंस्पेक्टर उस एरिया के अंदर नहीं रहना चाहिए। गोयल साहब बैठिए। इस सबका डेलीगेशन लेकर हम मेयर साहिबा के पास, ये मीडिया के साथियों को भी इसको कॉपी चाहिए तो उनको भी दे दूंगा। गोयल साहब बैठिए। धन्यवाद, धन्यवाद माँ बाप। बहुत बहुत धन्यवाद शांति बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं नेता विपक्ष का, जिन्होंने आज बजट पे हमने चर्चा शुरू करी। और कमिश्नर साहब को मैं निर्देश देती हूँ कि इस पूरे मुद्दे को अपने चैम्बर में सभी अधिकारियों को बुलाकर इस पर मीटिंग लें और इस पर जांच बिठाएं। और अब सभा को सोमवार दिनांक 5 फरवरी तक के उपरांत 2 बजे तक स्थगित किया जाता है और मिनट को कंफर्म किया जाता है। धन्यवाद।